तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर उन टीचिंग्स को पूरा कर लेता है जो कि मास्टर जिनमाओ से सिखाते हैं। तो हमारा जियोन जो होता है उसे कहता है कि सर मैंने यहाँ पर इस टीचिंग को देख लिया, जो आपने जो टेक्निक्स यहाँ पर बताई है उसे बाउंडलेस फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, यानी उसके अंदर यहाँ पर बाउंडलेस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और यहाँ पर इस टेक्निक को बड़ी आसानी से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की थोड़ी बहुत बात करने वाले और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मास्टर जियोन उसे कहता है कि आप यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फ्लो के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो मास्टर जिनमाओ से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो अगर सिंपल अल्फाज में बताऊं तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लो का मतलब मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो ही होगा, जैसा कि हमारा सियोल भी यूज करता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और अपनी एनर्जी के साथ आप सामने जो ऑब्जेक्ट है या जो भी इंसान है उसकी कमजोरी को देखते हैं। उसकी कमजोरी को देखने के बाद आप उसकी वीक स्पॉट को ढूंढकर उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। यही यहाँ पर इसका एनर्जी फ्लो का जो भी है इसका फंडा है। तो इसी के साथ ही जिनमा जो होते हैं उन्हें कहते हैं कि आप जरा गौर से देखना, मैं तुम्हारे सामने जहाँ पर अपने एनर्जी फ्लो को परफॉर्म करने वाला हूँ और इसे हम लोग डीमन वेन फॉर्मेशन भी कहेंगे। तो वहां पर सामने एक पिलर होता है और पिलर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप ध्यान से देखना। तो हमारे जियोन और चंग दोनों ध्यान से देख रहे होते हैं और इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वहां पर अपना हाथ उस पिलर पर रखते हैं, साथ ही अपनी एनर्जी उसके अंदर डालते हैं। जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं तो यानी कि इसका मतलब यह है कि वो अपनी मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो को रिलीज कर रहे हैं और वो सारी एनर्जी उस पिलर के अंदर जा रही है जहां पर से वो उसकी कमजोरी को ढूंढेंगे और उस कमजोरी के ऊपर एक छोटी सी चोट लगाएंगे जिससे कि वो पूरे का पूरा पिलर टूट जाएगा। तो इसी के साथ ही वहां पर तैयारी कंप्लीट हो जाती है। जब एनर्जी रिलीज करने के बाद उन्हें कमजोरी मिल जाती है, वो दूसरे हाथ का पंच बनाते हैं और कहते हैं कि अब जरा गौर से देखना, अब मैं यहाँ पर इसके वीक स्पॉट के ऊपर अटैक करने वाला हूँ। सभी लोग वहां पर देख रहे होते हैं और इसी के साथ ही एल्डर वहां पर दे मारते हैं। जैसे वहां पर पंच मारते हैं तो वो पिलर जो होता है टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो एल्डर उनसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई दिया, तो मैंने जहाँ पर इसे कैसे यहाँ पर तोड़ा है, मैंने इसकी वीक स्पॉट को देखा और उसके बाद इसको तोड़ दिया। और बाकी के सभी डिसाइपल्स भी वहां पर खुश हो रहे होते हैं कि एल्डर जिनमा जो है यानी कमांडर जिनमा जो है ये उनकी स्पेशल टेक्निक है और हमने भी यहाँ पर इस टेक्निक को सीखा हुआ है। तो इसी के साथ जिनमा उनसे कहता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर देखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी एनर्जी फ्लो को रिलीज किया और इसके अंदर इसकी वीक स्पॉट को ढूंढा और उसके बाद मैंने पंच मारकर इसको तोड़ दिया। इसी तरह अगर यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट है, तुम्हें अपनी एनर्जी फ्लो के साथ उसके वीक स्पॉट को ढूंढना होगा और फिर उसके ऊपर अटैक करना होगा। यही हमारी डीमन वेन फॉर्मेशन स्पेशल टेक्निक है। तुम्हारा चंग तो हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ ही एल्डर उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये टेक्निक इसलिए दिखाई है क्योंकि यहाँ पर वक्त लगेगा तुम्हें इस टेक्निक को मास्टर करने में, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 महीने में तुम लोग भी यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत परफॉर्म करने के लायक हो जाओगे। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को तुम्हारे सामने परफॉर्म किया और तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को सीख लिया। तो इसी के साथ हमारा जियोन वहां पर सोच रहा होता है कि एल्डर ने यहाँ पर कहा कि 2-4 महीने में इसको मास्टर कर लेंगे, लेकिन मेरे पास तो इतना समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर रैंक्स में ऊपर जाना होगा। अगर मैं यहाँ पर सीक्रेट ऑर्डर का कमांडर बनता हूँ तभी मैं यहाँ पर उस फ्रूट ऑफ हेवनली ट्री को हासिल कर पाऊंगा। तो जियोन आगे बढ़ता और कहता है कि कमांडर जिनमा क्या मैं यहाँ पर इसको ट्राई कर सकता हूँ। तो कमांडर कहता है क्या वाकई में तुम अभी ट्राई करना चाहते हो। तो वो कहता है जी कमांडर मैं अभी ट्राई करके देखना चाहता हूँ। वो जाकर सामने पिलर के खड़ा हो जाता है, वहां पर एक और पिलर होता है। वहां पर जाने के बाद वो कहता है मैंने यहाँ पर इसके तरीके को देखा है कि कैसे करना है, पहले अपनी एनर्जी को रिलीज करके इसके अंदर इसकी कमजोरी को ढूंढना है। तो इसी के साथ हमारा जियोन वहां पर अपनी ब्लेड हार्मोनी यानी ब्लेड रेजोनेंस वाली एनर्जी को रिलीज करता है और जैसे वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो वहां पर उसे आसपास की हर एक चीज दिखाई देती है। एनर्जी जो होती है आसपास के दराड़ू के अंदर जा रही होती है, उस पिलर के अंदर जा रही होती है और वहीं पर उसे पिलर के अंदर एक स्पॉट के ऊपर सारी की सारी एनर्जी जो है कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है, यानी दराड़ू के अंदर से एनर्जी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो रही थी और वही उसका वीक स्पॉट होता है। तुम्हारा जियोन कहता है कि मुझे मिल गया और साथ ही वो अपनी तलवार की बैक को वहां पर उसके ऊपर मारता है। जब वो तलवार को उसके ऊपर मारता है यानी शीट के साथ ही तलवार को मारता है तो वहां पर हल्की सी तलवार लगने के साथ ही पूरे का पूरा पिलर जो होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो जब हमारा जियोन उस पिलर को तोड़ देता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो को भी मास्टर कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर डीमन वेन फॉर्मेशन को मास्टर कर लिया। तो जियोन काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस किया जाए तो ये और भी बेहतर हो जाएगी। तो पीछे घूमकर देखता है तो फिर से सभी का वही रिएक्शन होता है। वो सभी लोग हैरान परेशान वहां पर उनके मुंह खुले के खुले होते हैं, वो देर से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का है क्या, ये एक मॉन्स्टर है। तो हमारा जियोन उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैंने आपके सामने जहाँ पर एक बहुत ही गंदा प्रदर्शन दिखाया है, मैं जहाँ पर इसको ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन अगली बार जब परफॉर्म करूंगा तो मैं इसे ठीक तरह से परफॉर्म कर पाऊंगा। लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी पिलर के ऊपर इसे यूज करने की बजाय किसी इंसान के ऊपर यूज करना चाहिए, मुझे कॉम्बैट एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो कमांडर जिनमा क्या आप यहाँ पर मेरे लिए किसी कॉम्बैट अरीना का बंदोबस्त करवा सकते हैं जहाँ पर मैं डुअल पार्टनर के साथ इसको परफॉर्म कर सकूं। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वो फिर साथ ही उनसे कहता है कि आपकी टीचिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि कमांडर जिनमा वहां पर हैरान परेशान खड़े होते हैं और कहता है कि मैंने इस लड़के को तो कुछ सिखाया ही नहीं, इस लड़के ने सिर्फ एक ही बार मेरी टेक्निक को देखकर उसको परफॉर्म
काम कर लिया। फिर साथ ही कमांडर जिनमाओ से कहते हैं तुमने जहाँ पर मुझे जो कुछ भी दिखाया वो सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट मुझे जहाँ पर तुम्हें सोच समझकर जो कुछ भी समझाना है, जो कुछ भी सिखाना है वो सिखाना होगा, क्योंकि तुम कोई आम से मार्शल मास्टर नहीं हो बल्कि तुम एक महान मार्शल आर्टिस्ट हो। नेक्स्ट सीन हम अगले दिन का दिखाया जाता है कि अगले दिन सुबह सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा यून जो होता है बाहर बैठा होता है। चांग उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमारी यूनिट के सीनियर डिसाइपल्स की अजूरे हीवन यूनिट के सीनियर डिसाइपल्स के साथ फाइट हुई है। तो यून कहता है क्या यहाँ पर उनकी आपस में फाइट हो सकती है, क्या यहाँ पर उनकी फाइट्स अलाउ हैं? तो उसे कहता है नहीं, ये फाइट्स अलाउड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फोर्ट्रेस का एक रूल है, अगर फाइट करना चाहते हो तो चैलेंज करो और फिर अरीना में फाइट करो। इस तरह से फाइट करने से पनिश भी मिलती है, यानी सजा भी मिलती है। तो यून कहता है लेकिन उन लोगों ने फाइट क्यों की? तो चांग उसे कहता है कि हाँ, अब यहाँ पर उन्होंने फाइट की क्यों, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने तुम्हारे पीछे यहाँ पर फाइट किया। वो लोग एक टैवरन के अंदर बैठे हुए थे, तो हमारी यूनिट के लोग और अजूरे यूनिट के लोग वहीं पर उसी टैवरन के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पर अजूरे यूनिट के लोग जहाँ पर हमारे लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, स्पेशली तुम्हारा, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि तुमने एक ही दिन में जहाँ पर सिर्फ एक ही बार देखकर डीमन फेन फॉर्मेशन को मास्टर कर लिया, तो उन्होंने डीमन फेन फॉर्मेशन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर जहाँ पर ये पॉसिबल है और एक ले लाइन वाले लड़के ने जहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया, तो फिर डीमन बेन फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा कमजोर फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हमारे सीनियर्स को गुस्सा आया और उन लोगों ने फाइट करना शुरू कर दी। तो माजियोन कहता है कि ये क्या, इतनी सी बात के ऊपर वो फाइट कैसे कर सकते हैं? तो चांग उसे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इतनी सी बात के ऊपर फाइट कैसे कर सकते हैं? लगता है कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर एक छोटा सा अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकला और दूसरी तरफ से एक मार्शल मास्टर उसे अपनी इंसल्ट समझ सकता है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अगर तुम किसी को इज्जत देते हो तभी तुम्हें इज्जत मिलेगी, अगर तुम किसी की इंसल्ट करते हो तो बदले में तुम्हें मौत मिलती है। इसी वजह से सोच समझकर बोलना चाहिए अगर तुम किसी मार्शल मास्टर के सामने बात कर रहे हो। फिर साथ ही चांग उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है कि सीनियर्स यहाँ पर तुम्हारी वजह से दूसरी क्लास के सीनियर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर खुश हो रहे होगे। तुम्हारा यून सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरी वजह से फाइट कर रहे थे, वो डीमन बेन फॉर्मेशन के इंसल्ट होने की वजह से फाइट कर रहे होंगे। फिर साथ ही हमारे यून को वहां पर कुछ समझ आती है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए एक मौका हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर सीक्रेट ऑर्डर का कमांडर बनना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एल्डर्स की सहमति चाहिए होगी और साथ ही मुझे यहाँ पर सपोर्ट चाहिए होगी। अगर कमांडर जिनमा को मैं अपने साथ मिलाना चाहता हूँ और साथ ही अपनी सारी जितनी हमारी यूनिट है उन सभी के लोगों को यहाँ पर अपना आप दिखाना चाहता हूँ, तो फिर मुझे रैंक्स में हायर होना पड़ेगा और उन सभी को दिखाना पड़ेगा कि मैं उनके भरोसे के लायक हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पर फाइट करके इस बात को साबित करूंगा। तो यून उठकर खड़ा हो जाता है और चांग से कहता है कि चांग चलो आओ चलते हैं। वो कहता है कहाँ पर जाना है? तो हमारा यून कहता है कि तुमने ठीक कहा कि सीनियर्स ने मेरे लिए वहां पर दूसरी यूनिट के कमांडर्स के साथ फाइट की है। अगर ये फाइट मेरी है तो फिर मुझे जाकर खुद उनसे बदला लेना चाहिए। मैं जाकर अजूरे यूनिट के सोल्जर्स को चैलेंज करूंगा और उनसे फाइट करके उनको दिखाऊंगा कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं, उन लोगों की हिम्मत कैसे भी जहां पर हमारी यूनिट की इंसल्ट करने की। तो चांग उसे कहता है ये हुई ना बात, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा महान हो, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मजा आएगा, चलो चलते हैं और वहां पर जाकर उनको चैलेंज करते हैं। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या अजूरे हीवन यूनिट के लोग इसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और अगर चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो क्या हमारा यून अपनी फाइट को जीत पाएगा, क्योंकि अजूरे हीवन यूनिट के जो सोल्जर्स हैं वो सारे सीनियर्स हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यून जो होता है वहां पर से चल पड़ता है और चांग से कहता है कि चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं और जाकर अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। तो चांग कहता है ये हुई ना बात, तुम अब यहाँ पर वाकई में डीमन बेन ग्रुप के एक यूनिट मेंबर लग रहे हो। और इसी के साथ ये लोग उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर कमांडर जिनमा बाकी के डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो वो सभी से देखने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो न्यू रिक्रूट्स हैं, इन दोनों को यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी थी, आज तो इनका कोई भी लेसन नहीं है, यानी आज तो इन दोनों को छुट्टी थी, क्या ये यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, लगता है कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्किंग है। तो हमारा यून जो होता है सीधा वहां पर जिनमा के पास चला जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि चलो छोड़ो, यहाँ पर इन्हें देखते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। और साथ ही वो चांग से कह रहे होता है कि तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत करने के एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलते। तो हमारा यून और चांग दोनों कमांडर जिनमा के पास आते हैं और आकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो जिनमा भी उनसे कहते हैं कि क्या हो गया, क्या यहाँ पर ट्रेनिंग में कोई डिफिकल्टी आ गई है, क्या तुम कोई सवाल पूछने के लिए यहाँ पर आए हो? तो इसी के साथ ही हमारा यून कहता है कि नहीं, आज मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस डुएल चाहता हूँ, मुझे एक फाइट करनी है। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, जहां पर जितने लोग हैं उनमें से किसी एक को भी जहां पर बुला लो और उससे फाइट कर लो। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे अपनी टीम के मेंबर से फाइट नहीं करनी, बल्कि मुझे अजूरे यूनिट के किसी मेंबर के साथ फाइट करनी है, क्योंकि मैंने सुना है कि उन लोगों ने हमारे इंसल्ट किया जिसकी वजह से मेरे सीनियर्स ने उनके साथ फाइट की थी और मैं यहाँ पर अपना हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद सभी लोगों को एक झटका लगता है, वो लोग हैरान होकर कहते हैं कि ये क्या, कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया? तो जिनमा उसे कहते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर कल के जो वाकया
क्या हुआ था उसके बारे में सुना है कि कल जहां पर तुम्हारे सीनियर्स और उनके सीनियर्स के आपस में फाइट हुई थी, तुम्हें उसके लिए अपसेट होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जीवन सोच रहा था कि मैं उसके लिए अपसेट तो बिल्कुल भी नहीं हूं। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर खुद देखना चाहता हूं कि क्या अज़ूरे हीवन स्वॉर्ड स्टाइल इतना ज्यादा स्पेशल है जितना ज्यादा वो इस बारे में कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी डीमन बेन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कमजोर है। उन्होंने हमारी डीमन बेन फॉर्मेशन का मजाक क्यों उड़ाया, मैं इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो हमारे जिनमा जो होते हैं उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और उसे कहते हैं कि अब बस भी करो, तुम यहाँ पर हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, अपने आप को शांत करो, तुम बस अपना बदला लेना चाहते हो। जब किसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि ये लड़का यहाँ पर अपने सीनियर्स की इंसल्ट का बदला लेने के लिए उनको चैलेंज करना चाहता है। तो मार्श जॉन कहता है कि प्लीज यहाँ पर मेरे लिए एक डूल का बंदोबस्त करवाएं, मैं अज़ूरे यूनिट के एक मेंबर से फाइट करूंगा और मैं डीमन बेन फॉर्मेशन को यूज करते हुए उसे हराऊंगा, इसके लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है। तो इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर मुझे इस लड़के को फाइट करने की इजाजत देनी चाहिए। हालांकि ये लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये मार्शल आर्ट्स को बड़ी तेजी से सीख लेता है, लेकिन दूसरी फॉर्मेशन यानी दूसरी जो यूनिट है अज़ूरे यूनिट, उसके अंदर जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे ट्रेंड और पिछले कई सालों से वहां पर हैं, उनमें से तो कोई एक भी यहाँ पर इसको बड़ी आसानी से हरा देगा। तो जिनमा उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि अज़ूरे हीवन यूनिट हमारी मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा अलग है और उन लोगों ने काफी अरसे से उस मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है, क्या तुम उनके सामने खड़े हो पाओगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं उनके सामने खड़ा हो पाऊंगा, मैं उन्हें रोन डालूंगा। तो जैसे हमारा शोन यहाँ पर एटीट्यूड के साथ ये बात करता है तो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो यहाँ पर पूरा पंप्ड अप लग रहा है, पूरा हाइप लग रहा है। और सभी लोग फिर साथ ही वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये हुई ना स्पिरिट, ये तो वाकई में यहाँ पर डीमन बेन फॉर्मेशन का हिस्सा है, इसका मतलब यह है कि ये हमारी तरफ से फाइट करेगा और अपने सीनियर्स का नाम रोशन करेगा। और वो कैप्टन जिनमा से कहता है कि कमांडर प्लीज यहाँ पर इसकी बात मान जाएं, आप जाएं जाकर अज़ूरे के यूनिट के कमांडर से बात करें, उनके साथ बात करके एक डुएल का अरेंजमेंट करवाएं। तो जिनमा कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम सभी की बात मान लेता हूं, मैं जाकर अज़ूरे हीवन यूनिट के कमांडर से बात करूंगा और तुम्हारी डुएल को अरेंज करवाता हूं, हो सकता है कि वहां पर किसी कमजोर यूनिट मेंबर के साथ तुम्हारी फाइट करवाई जाए। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अज़ूरे हीवन यूनिट के डुएल अरीना का दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का हमारे जोन के सामने खड़ा होता है और वो लड़का कोई कमजोर नहीं होता बल्कि वो एक सीनियर होता है जो कि पिछले कई सालों से यहाँ पर है। तो सभी लोग अब यहाँ पर देख रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर वाकई में एक फाइट होने वाली है। लगता है कि डीमन बेन विंग के नए रिक्रूट को इस बारे में नहीं पता कि यूनिफॉर्म्स के कलर मैटर करते हैं। उसके पास व्हाइट रोब है, इसका मतलब यह है कि वो एक नौसी किया है, जबकि उसके दूसरा अपोनेंट जो उसके सामने खड़ा है उसके पास ब्लू रोब है और ऊपर से वो अज़ूरे यूनिट से है, इसका मतलब यह है कि वो अपनी अज़ूरे हीवनली आर्ट को यूज कर सकता है। तो इस लड़के के तो उसके सामने खड़े होने के चांसेस ही नहीं है। अज़ूरे यूनिट के जो लोग होते हैं वहां पर कहता है कि ये लड़का 10 सेकंड भी हमारे मेंबर के सामने नहीं टिक पाएगा, हमारा कैप्टन बड़ी आसानी से उसे हरा देगा। जब किसी के साथ ही हमारा जॉन वहां पर पूरी तरह से डिटरमिन्ड होता है कि उसे इस फाइट को जीतना ही जीतना है, और दूसरी तरफ से वो लड़का जो होता है वो भी वहां पर खड़ा सोच रहा होता है क्या ये लड़का वाकई में यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहता है, और इस लड़के ने वाकई मुझे चैलेंज किया है। और अज़ूरे हीवन यूनिट के कमांडर को दिखाता है जिसका नाम चियोल मॉक होता है। चियोल मॉक खान जो होते हैं वहां पर बड़े सीरियस होकर सामने की तरफ देख रहे होते हैं। तो मास्टर जिनमा भी उसके साथ ही वहां पर खड़े होते हैं और इसी के साथ ही दोनों वहां पर चुपचाप खड़े होते हैं। फिर साथ ही मास्टर हान कहते हैं अगर ये लड़का 10 सेकंड भी मेरे लड़के के सामने टिक पाया, उसके सामने खड़ा हो पाया, तो मैं अपनी तरफ से यानी कि हमारी जो अज़ूरे यूनिट को खास पिल दी जाती है वो पिल मैं तुम्हें दे दूंगा। तो जिनमा हैरान होकर कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर पिल देने वाले, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा बड़ी शर्त लगा दी है। तो इसी के साथ ही मास्टर हान उसे कहते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ी शर्त है, अगर यहाँ पर मेरा लड़का एक नौसीखिए से हार जाता है तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा, हमारी अज़ूरे यूनिट तो पूरी तरह से यहाँ पर शर्मिंदा हो जाएगी। तो इसी वजह से अगर ये लड़का 10 सेकंड भी मेरे लड़के के सामने टिक पाया तो फिर मैं यहाँ पर अपनी तरफ से अपनी स्पेशल पिल तुम्हें दे दूंगा। तो मास्टर जिनमा उसकी बात सुनने के बाद कहता तो फिर ठीक है, मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मैं लड़का 10 सेकंड भी यहाँ पर तुम्हारे लड़के के सामने नहीं टिक पाया तो फिर हम लोग अपनी तरफ से अपनी पिल तुम्हें दे देंगे। तो इस तरह यहाँ पर दोनों के बीच में वहां पर कंडीशन सेट हो जाती है और उसके बाद अब यहाँ पर दोनों ही हंस रहे होते हैं, दोनों को लगता है कि उनका अपोनेंट यहाँ पर जीतने वाला है। तो इसी के साथ यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने लगी है। अज़ूरे हीवन यूनिट का लड़का जो होता है उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारा नाम योनशिन जोंग है। तो हमारा योनशिन जो होता है उसे वहां पर प्रॉपर्ली अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, फिर साथ उसे कहता है कि अब अपने बारे में बताओ। तो वहां पर दूसरा लड़का जो होता है उसे अपने बारे में बताता है, उसे अपना नाम बताता है और साथ उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं पिछले 2 सालों से यानी 20 सालों से यहाँ पर इस अज़ूरे हीवन स्वॉर्ड स्टाइल को मास्टर कर रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े हो पाओगे। तुम्हें यहाँ पर अभी सेक्टर में आए हुए 2 हफ्ते हुए हैं और तुमने अभी भी यहाँ पर आकर डीमन बेन फॉर्मेशन को सीखना स्टार्ट किया है। साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे पर तरस बिल्कुल भी नहीं खाने वाला। तुम्हें ये बात पहले किसी ने बताई होगी कि अज़ूरे यूनिट के मेंबर्स किसी दूसरे के पर तरस नहीं खाते, इसलिए चाहे तुम यहाँ पर एक बच्चे हो, एक नौसीखी हो, या फिर तुमने यहाँ पर जिस भी प्रैंक के लिए ये सब कुछ किया है, मैं इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए फुल स्ट्राइक करने वाला हूँ। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी फुल स्ट्राइक ही करूंगा। और इसी के साथ
ही वहां पर दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं। तो स्पेशली ब्लू रैंक वाला लड़का अपनी तलवार निकालता है, वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे यहाँ पर इतना पता है कि ब्लू रैंक वाले डिसाइपल्स व्हाइट रैंक वाले डिसाइपल्स से हायर रैंक के ऊपर है, यानी कि वो मुझसे ज्यादा पावरफुल हैं। इसका मतलब यह है कि इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ब्लेड्स को विल्ड किया और बहुत सारी ब्लेड रेजोनेंस को यूज किया है। फिर साथ ही वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे हरा सकता हूं, मेरा एक ही मकसद है, मुझे अपनी डीमन बेन फॉर्मेशन की मदद से इसको हराना होगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि एनर्जी फ्लो कैसे काम करता है, मुझे इसकी कमजोरी ढूंढकर उसके ऊपर अटैक करना होगा। तो जियोन का सीनियर उसे कहता है कि अब जबकि तुम एक नौसिखी हो तो मैं जहां पर तुम्हें पहली स्ट्राइक का मौका देता हूं, तुम मेरे पर स्ट्राइक कर सकते हो, आ जाओ और मेरे पर अटैक करो। तो जियोन को जैसे ही वहां पर मौका मिलता है, इसी के साथ ही वो ट्रांसेंडेंस सूत्रा को यूज करते बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है और उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो सीनियर अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है और उसी के साथ उसे वहां पर अंदाजा हो जाता है कि जियोन कोई ऐसा वैसा वॉरियर नहीं है जिसको यहाँ पर मौका दिया जाए, बल्कि ये तो एक ऐसा वॉरियर, अगर इसे मौका मिला तो वो उसकी गर्दन काट देगा। तो हमारा जियोन बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ बढ़ता है, फिर साथ अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करता है। तो सामने वाला लड़का जो होता है यानी सीनियर जो होता है वो बड़ी मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि हमारा जियोन उसे मौका ही नहीं दे रहा होता आगे से स्टैब बैक करने के लिए या फिर उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए। जबकि चियोलमो खान भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि आखिर इस लड़के के पास इतनी स्पीड आई कहां से, क्या ये वाकई में एक व्हाइट रैंक का लड़का है? मुझे तो लगता है कि ब्लू रैंक वाले को व्हाइट कपड़े पहनाकर ले आए हैं। दूसरी तरफ से हमारा जियोन जो होता है वो पूरी तरह से वहां पर फाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। जिनमा सोच रहे होते हैं कि इन लोगों को लगता है कि एक व्हाइट रैंक वाला लड़का जहां पर इस फाइट को हार जाएगा, लेकिन असल में इनमें से किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि एक मार्शल सेज है जो कि किसी की मार्शल आर्ट्स को देखकर ही सीख लेता है और इसने यहाँ पर जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ पहले से भी ज्यादा बेस्ट है, यानी कि ये हमारी टेक्निक्स को भी उससे ज्यादा बेहतर बना सकता है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन वाकई में इसके सामने टिक पाएगा 10 सेकंड तक और क्या इसको हरा भी पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर अटैक्स पे अटैक किया जा रहा होता है और सीनियर बेचारे को वहां पर अटैक को ब्लॉक करने का मौका मिल रहा होता है और अटैक बैक करने का मौका नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ फटता जाता है और सोच रहा होता है कि ये लड़का तो एक मॉन्स्टर की तरह है, ये लड़का तो यहाँ पर मुझे मौका ही नहीं दे रहा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसके पास जितने स्किल्स होते हैं वो सारे के सारे स्किल्स को यूज कर रहा होता है, स्पेशली वहां पर अपनी डीमन बेन फॉर्मेशन को यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे एग्जैक्टली पता है कि उसे कहां पर स्ट्राइक लगानी है। वो सारे के सारे एनर्जी फ्लो को देख सकता है और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है अब फाइनली यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी होता है, जिस अटैक के साथ वो यहाँ पर अपने ओपोनेंट को पछाड़ देगा। तो वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारता है, जिसकी वजह से वहां पर रोटेशन क्रिएट होती है और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाकर वहां पर अटैक को अवॉइड करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से एनर्जी बाकी के लोगों की तरफ भी आगे बढ़ती है। वो सभी लोग भी काफी हैरान हो रहे होते हैं और इसी के साथ ही हमारा जो जियोन होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पर एक नया मूव अनलॉक कर लिया, यानी कि वो अपने पाँव पर पीछे की तरफ से घूमकर आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक लगा सकता है अपने दुश्मन के ऊपर। और जियोन जैसे यहाँ पर अपने स्पेशल अटैक के साथ सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है तो सीनियर के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और उसकी तलवार जो होती है उड़ती हुई ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरती है और इसी के साथ जियोन अपनी तलवार को सीनियर की गर्दन की तरफ आगे करता है और उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर हार मानते हो। और साथ ही वो लंबी लंबी सांस ले रहा था, जबकि सीनियर वहां पर शर्मिंदा होकर खड़ा होता है और बाकी के सभी लोग हैरान परेशान खड़े होते हैं। मास्टर जिनमा तो काफी ज्यादा खुश होते हैं और मास्टर हान जो होते हैं वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और दूसरे एल्डर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि एक व्हाइट रैंक ने ब्लू रैंक को हरा दिया। ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है। तुम्हारा जियोन जो होता है फिर से वहां पर अपने ब्लेड की तरफ देख रहा होता है, फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी इस नई टेक्निक को एक नया नाम देना चाहिए और साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एंड वक्त के ऊपर मुझे एनलाइटमेंट मिली, यानी कि वहां पर फाइट को एंड करते वक्त मुझे एक नई टेक्निक मिल गई जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर सका हूँ। मैंने अपने सीनियर को अटैक करने का मौका ही नहीं दिया और साथ ही मैंने यहाँ पर एक नया अटैक बना लिया जिसकी वजह से मैं इस फाइट को जीत गया। अगर यहाँ पर दोबारा फाइट होगी तो मुझे लगता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। तुम्हारा जियोन जो होता है प्रॉपर्ली वहां पर उसे ग्रीट करता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी अजूरे स्टाइल की तलवारबाजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने यहाँ पर अपनी टेक्निक का प्रदर्शन मेरे सामने दिखाया है। तो सीनियर उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार को जाकर वापस उठाता है। तलवार उठाने के बाद से कहता है लेकिन तुम्हारी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा कमाल की थी, मैं तुम्हारी तलवारबाजी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी एज के हिसाब से एक मार्शल मास्टर हो जो कि आगे जाने के बाद एक मार्शल सेज या फिर एक बहुत ही ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। और साथ ही वो कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, फ्लैश बाउंड तुमने इस फाइट को जीत लिया। और वो वहां से बाहर चला जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग वहां पर फ्लैश बाउंड के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और सभी लोग कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर डीमन बेन यूनिट के पास एक बहुत ही कमाल का लड़का आया है, लगता है कि अब यहाँ पर हमारे डीमन बेन ग्रुप का फ्यूचर भी बदलने वाला है, वो लोग भी यहाँ पर अपने यूनिट्स रैंक को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी तरफ कमांडर जिनमा जो होते हैं वो हान के सामने अपना हाथ करते हैं और कहता है कि चलो जल्दी से ले आओ। तो जैसे वहां पर वो उसे पिल देते हैं, दूसरी तरफ हमारा जियोन अपनी स्पेशल टेक्निक को
को राइजिंग पावर टेक्निक का नाम देता है। तो एल्डर जिनमा उसके पास आता है और उसे कहता है कि जॉनशिन ये लो, ये तुम्हारे लिए है। तो महाराज जॉनशिन कहता है कि ये क्या है, तो वो पिल उसकी तरफ फेंकता है और उसे कहता है कि जरा खुद ही चेक कर लो। तो महाराज जॉन जो होता है वहां पर उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर एक पिल पड़ी होती है और वो उनसे कहता है कि क्या यहाँ पर ये खास पिल है। तो वो उसे कहता है इसे अजूरे ह्यूमन यूनिट पेनिसिया कहा जाता है, ये एक बहुत ही खास किस्म की पिल है, इसको एब्जॉर्ब करने पर तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो कहता है कि क्या वाकई में आप ये मुझे दे रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जियोन के रूम का दिखाया जाता है, जहां पर बाहर दिखाता है कि ब्लू रैंक के काफी सारे वॉरियर सीनियर्स जो होते हैं वो बाहर पहरा दे रहे होते हैं। तो वो सभी लोग वहां पर पहरा दे रहे होते हैं और एक लड़की को दिखाते हैं कि वो कहते हैं कि ये लड़का तो एक मॉन्स्टर है। तो वो साथ ही अपने साथी से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़का वाकई में एक मॉन्स्टर है और अजूरे ह्यूमन यूनिट के लड़के को हराना इसके लिए इतनी इस एज में पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये एक मॉन्स्टर है। तो ये लड़की जो होती है इसका नाम मिरियो बेक होता है। तो मिरियो बेक कहते हैं कि ये लड़का ना सिर्फ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पावरफुल और साथ ही यहाँ पर कुछ ज्यादा डिलाइट और हम्बल भी है, यानी कि ये बहुत ज्यादा शरीफ भी है। मैं तो यहाँ पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान हूँ। और ऊपर से देखो वो किसी भी मार्शल आर्ट्स को देखने के बाद उसको पहचान लेता है। तो उसके साथ वहां पर चोंग म्योंग बैठा होता है। तो चोंग म्योंग उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा यूनिक है। तो मिस बेक उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि आज यहाँ पर मैं एक लड़के के साथ डूल कर रही थी और वहां पर मैं स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही थी, अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक को जब मैं यूज कर रही थी तो उस लड़के ने यहाँ पर उस टेक्निक को देखकर कॉपी कर लिया। क्या तुम इस बारे में सोच सकते हो कि कोई यहाँ पर मुझे परफॉर्म करते हुए देख रहा है और वहीं पर उसने मेरी टेक्निक को कॉपी कर लिया है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हुई कि इसने यहाँ पर ये कैसे कर लिया और ऊपर से उसने टेक्निक को मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया। इसका मतलब यह है कि वो टेक्निक्स को पहले से भी ज्यादा बेहतर बना सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये खास किस्म का जीनियस है जो कि मार्शल आर्ट्स के टेक्निक को इवॉल्व कर सकता है, उनको अपग्रेड कर सकता है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पहली स्टेंस में यहाँ पहली ग्लांस में देखकर यहाँ पर किसी टेक्निक को बेहतर बना सके। तो चोंग म्योंग उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर टेक्निक को तुमसे ज्यादा बेहतर इसलिए परफॉर्म किया है क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे कि वो सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में वो एक मार्शल सेज की तरह है। यहीं पर से अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा जियोन जो होता है वो अंदर बैठा होता है, मास्टर जिनमा उसके पास खड़े होते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि पिल को एब्जॉर्ब करना कितना मुश्किल काम है। वो बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि इस पिल की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर तुम 50% भी इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपनी इस कंडीशन में सिर्फ 10 से 20% तक इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाओगे। फुल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाना तो इतना अच्छा ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ मास्टर्स लेवल के ऊपर ही हम लोग फुल एनर्जी की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और क्योंकि यहाँ पर काफी सारा खतरा हो सकता है इसी वजह से मैं तुम्हारे पास हूँ। अगर कुछ भी होता है तो फिर मैं तुम्हारी एनर्जी को यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हारी एनर्जी फ्लो को ठीक कर दूंगा, यानी कि अगर कुछ भी होता है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो आप जल्दी से इस पिल को खा लो ताकि तुम इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सको। तो हमारा जो यौन होता है उस पिल को उठाता है और उस पिल को अपने मुंह में डालकर उसको तोड़कर खा जाता है। जैसे उस पिल को खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर उसे एनर्जी महसूस होती है। तुम्हारा यौन कहता है कि मुझे इस वक्त महसूस हो रहा है मेरी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारी जबरदस्त एनर्जी जा रही है। तुम्हारा यौन जो होता है वहां पर आप ब्रेक थ्रू करने वाला है क्योंकि उसने यहाँ पर पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो देखते ही देखते वो सारी की सारी पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है और मास्टर जिनमा वहां पर खड़े खड़े बस देखते रह जाते हैं और इसी के साथ बाकी के सभी डिसाइपल जो बाहर होते हैं पहरा दे रहे होते हैं उन्हें भी एनर्जी फ्लो महसूस होता है और कहते हैं कि लगता है कि उस लड़के ने शुरू कर दिया, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ ही वहां पर सुबह हो जाती है, यानी रात से सुबह हो जाती है और हमारा जियोन जो होता है वहां पर पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि एक एक करके उसकी एनर्जी जो होती है पूरी पिल की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और मास्टर वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैं तो यहाँ पर इसलिए खड़ा था कि अगर यहाँ पर इसे पिल को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होगी तो मैं यहाँ पर इसकी मदद कर दूंगा, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर पूरी की पूरी पिल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया और इसे मेरी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो मुझे तो यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है। और इसी के साथ ही वहां पर एनर्जी फ्लो खत्म हो जाता है। यौन अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो मास्टर से कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पर पूरी की पूरी पिल को एब्जॉर्ब कर लिया। तो यौन कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मेरी एनर्जी बढ़ गई है और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि तुम्हारी एनर्जी तो यहाँ पर बढ़ेगी ही क्योंकि तुमने एक पूरी पिल को एब्जॉर्ब कर लिया। इस पिल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, वो भी स्पेशली तुम्हारे जैसे नौसिखिए के लिए। तो हमारा यौन जब वहां पर उसकी एनर्जी बढ़ती है तो उसका लेवल अप होता है और साथ ही वो यहाँ पर दूर की चीजों को महसूस कर सकता है। तो वो कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे सीनियर्स इस वक्त इस पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ है, क्या वो लोग यहाँ पर पहरा दे रहे हैं? मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर पहरा इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर जब पिल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है हम लोग एनलाइटमेंट की स्टेट में होते हैं, तब हमारे पर अटैक करके हमें मारा जा सकता है, इसी वजह से वो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारा जॉन उनका खड़ा होता है कहता है क्या मेरे सीनियर्स यहाँ पर इस पिल को कंज्यूम करते वक्त पहरा दे रहे हैं? तो उसे कहता है कि हाँ वो सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो जॉन कहता है कि
मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए सब कुछ करने के लिए। इसी के साथ जिनमाओ से कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं हो और तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बल्कि डीमन बेन विंग के सभी साथी जो है वो एक फैमिली की तरह है। जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी तुम्हारी फैमिली की तरह है और सभी लोग चाहेंगे कि एक दूसरे को यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि मिशन के दौरान तुम्हें एक दूसरे को वहां पर जख्मी उठाकर लाना पड़ेगा और हो सकता है कि एक दूसरे की जान बचानी पड़े। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दोस्त जो वो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे को फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारा योन अपने पहले मिशन के ऊपर जाने वाला है और पहला मिशन कितना खतरनाक होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो योन होता है वो ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है और वहाँ पर मास्टर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो जिसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि हम सभी लोग एक फैमिली की तरह है और हम अपने पूरे ग्रुप को यहाँ पर इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पर से वापस आने के बाद योन अपने रूम में बैठा वहाँ पर कल्टिवेट कर रहा होता है। साथ ही बैठे बैठे वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू तो कर लिया, लेकिन क्या इसके साथ मेरा लाइफ स्पैन बढ़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा योन जो होता है वहाँ पर से बाहर निकलता है कि चलो यहाँ पर अपनी की को आजमा कर देखता है कि मैं कितना स्ट्रांग बना हूं। तो वहीं पर हमारी सनलाइट उसके पास खड़ी होती है। मिस मिरियो बेग उसके पास आती है। तो मिस मिरियो बेग जब वहां पर आती है तो उसे देखकर पहचान लेता है और उसे कहता है कि सीनियर सनलाइट स्वर्ड मेडन यानी कि उसका टाइटल होता है। उसे कहता है कि मिस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ, क्या तुम भी ट्रेनिंग करने के लिए आए हो। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि कल मैंने यहाँ पर तुम्हारी फाइट देखी थी सीनियर डिसाइपल के साथ और फाइट देखने के बाद मैं काफी हैरान हुई थी। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर उसके साथ कुछ इंसाइट्स मिली, यानी कि क्या उसे देखकर तुम्हें कुछ नया मिला है। तो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे कुछ नया पता चला है। फिर साथ ही उसे कहती है कि क्या तुम्हारा यहाँ पर कोई प्लान है ट्रेनिंग करने का, अगर चाहो तो मेरे साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो, हम दोनों एक फ्रेंडली स्पार कर सकते हैं जिससे हम दोनों को फायदा होगा। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर अकेले भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर मुझे मौका देंगी तो मैं आपकी फिस्ट टेक्निक्स के साथ भी यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि आप यहाँ पर कितनी स्ट्रॉन्गर हैं। तो इसी के साथ ही मिस बेक उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे मिस बेक क्या करी पुकारना और यहाँ पर बार बार मेरा टाइटल मत लिया करो। सोल भी कहता है चले फिर ठीक है और इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा योन जो था अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि मिस बेक क्योंकि आप सीनियर हैं तो पहले मैं यहाँ पर अटैक करूंगा। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं तुम पहले अटैक कर सकते हो और साथ ही वो उसे इशारा करती है कि आ जाओ। तो इसी के साथ योन बड़ी तेजी के साथ अपनी टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और अटैक करता है। जब वो उसके करीब पहुंचता है तो मिस सनलाइट जो होती है वहीं पर से घूमती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर अपनी तरफ आगे कर दिया ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। तो उसे खींचकर साथ ही वो अपने दूसरे हाथ के अंदर अपनी पावर को रिलीज करती है और अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। जब हमारे योन की पेट के ऊपर वो पाम से अटैक करती है तो वहां पर एक जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है जिसकी वजह से हमारा योन पीछे की तरफ गिर जाता है। तो योन के पीछे गिरने के साथ इसी के साथ मिस बेक बड़ी तेजी के साथ अपना पंच बनाती है, फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके करीब पहुंचती है, लेकिन हमारा योन सेम उसकी टेक्निक को कॉपी करते हुए अपनी पाम के साथ उसके पंच को ब्लॉक करता है। तो वो उसके पंच को ब्लॉक करता है तो इसी के साथ मिस बेक उसको पंच मारती है, वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और फिर से हमारा योन पीछे गिर जाता है। हमारा योन पीछे गिरने के बाद अब यहाँ पर उसकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा अजीब हो, तुमने यहाँ पर मेरी टेक्निक को कॉपी तो कर लिया लेकिन तुम उसे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जबकि हमारा योन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर पंचेस वाली कॉम्पैक्ट स्ट्राइक्स में ही ट्रेन करती रही हो। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर इस तरह की टेक्निक्स को भी मास्टर किया हुआ है, क्योंकि एक तलवारबाज हमेशा यहाँ पर अपनी तलवार के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। फाइटिंग के दौरान कई दफा उसकी तलवार गिर सकती है तो फिर उस वक्त क्लोज कॉम्बैट में उसे यहाँ पर अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर पंचेस को यूज करना पड़ेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं हम लोग दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं, फिर अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट सकते हैं। इस बेक जो होती है उसे वहां पर अपनी टेक्निक के बारे में बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी की पावर को अपनी फिस्ट के अंदर लेकर आती हूँ, जिसकी वजह से मैं ज्यादा पावर अपने पंचेस के अंदर दे सकती हूँ और एक दमदार पंच के साथ अटैक कर सकती हूँ। जबकि हमारा योन वहां पर सामने खड़ा खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। फिर साथ ही उसे कहता है कि मिस बेक मुझे एक बात तो बताओ। तो उसे कहती है हाँ पूछो क्या पूछना चाहते हो। योन उसे कहता है कि मैं बचपन से ही यहाँ पर की पावर को महसूस कर सकता हूँ, यानी कि मैं की पावर से कुछ ज्यादा सेंसिटिव हूँ और मैं यहाँ पर नोटिस कर सकता हूँ तुम्हारी की सर्कुलेशन के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो हमारा योन जब उससे इतनी बात करता है इसी के साथ ही मिस वेक जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर ये कैसे कह सकते हो। तो योन उसे यहाँ पर सारी डिटेल बताता है कि तुम्हारी स्ट्राइक्स के अंदर कुछ कमी थी, अगर तुम यहाँ पर पंचेस को यूज कर रही हो, तुम आउटर पंचेस यानी कि तुम यहाँ पर कॉम्पैक्ट स्ट्राइक के लिए अटैक करती हो ताकि उसे फिजिकल डैमेज दिया जा सके, लेकिन
लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी की पावर के साथ जब तुम अटैक करती हो तुम्हें यहाँ पर इनर पंच मारना चाहिए, जिसकी वजह से दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर तुम्हारी की एंटर हो और उसे इंटरनली जख्मी करे। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनूंगी और मुझे यहाँ पर इस बारे में पता चलेगा? मुझे पहले से सबके बारे में पता है। हालांकि उसे यहाँ पर इस सब के बारे में पहले पता नहीं था और वो उसके सामने क्योंकि एक सीनियर है तो उसके सामने इसी वजह से इस तरह की बात करती है। तो मार्जियन वहां पर सोच रहा था कि इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद नहीं की, चलो कोई बात नहीं। और साथ ही वो जियोन सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी साफ महसूस हुई थी जब तुमने मेरे पर अटैक किया था, तुम्हारी एनर्जी मेरी बॉडी के आर पार हुई थी। इसका मतलब यह है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर फिजिकल डैमेज की बजाय इंटरनल इंजरीज दे सकती हो। साथ ही हमारा जियोन जो था मिस बेक से माफी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा, मुझे लगता है कि मुझे आपके सामने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये आपकी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है और आपको खुद यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में जो कुछ भी सोचना है वो सोचना चाहिए और मुझे अपनी बातों को अपने तक रखना चाहिए था। तो इसी के साथ ही मिस बेक उसे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो उसे बाय बोलने के बाद वहां से चली जाती है, जबकि मार्जियन अभी भी उसकी टेक्निक के बारे में सोच रहा होता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन रूम के अंदर का दिखाते हैं जहां पर हमारी मिस बेक जो होती है वो कमांडर जिनमा के पास जाती है और जाकर उन्हें कंप्लेन करती है कि उस लड़के ने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन टेक्निक को अंदर से कैसे देख लिया, उसे कैसे पता चला कि मैं ये वाली टेक्निक किस तरह से परफॉर्म कर रही हूँ, यहाँ तक कि उसने इसके अंदर गलती भी निकाल दी है। तो जिनमा उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें गलत नहीं कहूंगा, लेकिन वो लड़का मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स के साथ कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। तो मिस बेक कहती है अब इस बात का क्या मतलब है? तो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि उसने तुम्हारी टेक्निक को कॉपी कर लिया होगा और साथ ही उसको टेम्पर कर दिया होगा, क्या ऐसी बात है? तो मिस बेक कहती है जी ऐसी बात है, उसने मेरी टेक्निक को कॉपी भी किया और साथ ही उसे टेम्पर करने के बारे में मुझे मशवरे दे रहा था। तो इसी के साथ जिनमा उसे कहते हैं कि क्या तुमने कभी मार्शल सेजेस के बारे में सुना है? एक मार्शल सेज लाखों करोड़ों सालों में एक बार पैदा होता है और ऐसे मार्शल सेज जो होते हैं वो किसी की टेक्निक को देखकर उसके अंदर कमियां ढूंढ लेते हैं और साथ ही उनको इंप्रूव करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए उसका मेथड बता देते हैं। ये लड़का यानी कि हमारा जियोन उन लोगों में से एक है, उन मार्शल सेजेस में से एक है। तो मिस बेक कहती है कि कमांडर जिनमा क्या आपको वाकई में लगता है कि ये लड़का इतना ज्यादा गिफ्टेड है? तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है, मुझे इस बात के ऊपर पूरे यकीन है कि ये लड़का फ्यूचर में हमारे रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का लीडर भी बन सकता है। यहाँ पर उन लोगों के बारे में तो नहीं कह सकता जिन लोगों ने उसे ये सब कुछ करते हुए नहीं देखा। फिर साथ ही उसे कहती है अब जबकि तुम यहाँ पर उस लड़के की एडवाइस को नहीं मान रही, तुम्हें लगता है कि वो एक नॉविस है और व्हाइट रोब में है, इसका मतलब यह है कि वो लड़का जो अब तुम्हारे सामने बस बकवास कर रहा था, लेकिन असल में उसने तुम्हें जो मशवरा दिया है तुम्हें उस मशवरे को लेना चाहिए। यानी कि अगर वो तुम्हें मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव करने के बारे में कुछ बताता है तो तुम्हें जाकर उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए वो तुम्हें जरूर बताए। तो मिस बेक कहते हैं कि आपको लगता है कि उसकी मदद से मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को कंप्लीट कर सकती हूँ? तो मास्टर जिनमा उसे कहते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो, मैं यहाँ पर तुम्हें जितना सिखा सकता था मैंने तुम्हें उतना सिखा दिया, इसके अलावा मेरे पास तुम्हें सिखाने को कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि एक समझदार लड़की बनो और जाकर जियोन से बात करो, वो तुम्हें यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तुम्हें इस बात में शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है कि वो लड़का यानी कि वो तुमसे कमजोर है या फिर तुमसे लो रैंक है, क्योंकि एक दिन वो लड़का तुम्हारी इस यूनिट का कमांडर बन जाएगा, यानी कि मेरी जगह के ऊपर इस यूनिट का कमांडर बनेगा और तुम्हें उस लड़के को अपना कमांडर कहना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद मिस बेक और भी हैरान होती है। तो इसी के साथ ही जिनमा उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया था एक खास काम के लिए, क्योंकि एक छोटा सा मिशन आ गया, उस मिशन को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ वहां पर जियोन को भी भेजने वाला हूं। मैं 4 लोगों की टीम को वहां पर भेजूंगा जहां पर तुम उसके ऊपर नजर रख सकती हो और देख सकती हो कि तुम्हारा फ्यूचर कमांडर, यूनिट कमांडर आखिर किस किस्म का इंसान है और क्या कुछ कर सकता है। तुम्हें वहां पर जाकर उस मिशन के दौरान उसकी हर एक चीज के ऊपर नजर रखनी है और देखना है कि वो फैसला किस तरह से करता है, वो किस तरह से अपने आप को साबित करता है, किस तरह से फाइट करता है, ये सब कुछ तुम देख सकती हो। क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ 5 साल, अगर उस लड़के को 5 साल दिए गए तो वो मेरी गद्दी के ऊपर आकर बैठ जाएगा और मुझे रिप्लेस कर देगा। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि 4 लोग जहां पर इस मिशन के ऊपर चल पड़ते हैं। तो हमारा जियोन और चंग भी इसके इन लोगों के साथ होते हैं, चियोंग मियोंग और साथ में मिस बेक होती है। तो ये 4 लोग जो होते हैं इस मिशन के ऊपर निकल पड़ते हैं और मिस बेक जो होती है अभी भी यहाँ पर कमांडर जिनमा की बातें सोच रही होती है और कहती है अब जबकि हम लोग यहाँ पर इस मिशन के लिए निकल पड़े हैं तो जैसा कि जिनमा ने कहा था कि मुझे इस लड़के के कैरेक्टर को जज करना है, देखती हूँ कि क्या वाकई में 5 साल के बाद ये लड़का हमारा कमांडर बनने के लायक है या नहीं। जहां पर हमारी एपिसोड 14 का एंड होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डिवाइन डेथ स्टार की एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिनमा जो होते हैं वहां पर अपनी एक लड़की से कहकर भेजते हैं कि तुम्हें इस लड़के के ऊपर जियोन के ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 साल के बाद इस लड़के के अंदर इतना टैलेंट है कि ये मेरी जगह को रिप्लेस कर सकता है, मेरी जगह के ऊपर कमांडर बन सकता है। तो इसी के साथ इनका जो मेन टारगेट होता है वो जिनबियांग काउंटी होता है, जहां पर ये लोग स्टेशन के बाहर पहुंचते हैं। तो जब ये लोग रात के वक्त वहां पर पहुंचते हैं और वहां से नीचे उतरते हैं तो मां चंग कहता है कि पूरा दिन जहां पर घोड़े के ऊपर सफर करके मेरी तो कमर में दर्द हो गया है। तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपने
सीनियर्स की तरफ देख रहा था, क्योंकि उन्हें यहाँ पर जो मिशन दिया गया है वो मिशन की ब्रीफिंग्स उन सभी को दी गई थी। तो जिनमा ने उन सभी लोगों से कहा था कि यहाँ पर रिसेंटली ब्लड फायर कल्ट के कुछ लोग जो है वो एक गांव के करीब देखे गए हैं, जहां पर आकर उन लोगों ने जानवरों को और इंसानों को मारना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वहां के लोकल जो है वो काफी ज्यादा खतरे में पड़ चुके हैं। हालांकि वो एरिया जो है वो साउदर्न रीजन शांसी के काफी ज्यादा करीब है, लेकिन वो लोग यहाँ पर शांसी के लोगों से मदद नहीं चाहते। इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर हमसे कहा है, हालांकि उन्हें यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर के लोगों से मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन माउंट हुआ सेक्टर के लोगों के पास से एक पिल जो थी वो चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, यानी कि वो अपनी पिल को ढूंढने में लगे हुए हैं और यहाँ पर इस मसले को हल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो चंग कहता है कि क्या वाकई में माउंट हुआ सेक्टर की वो स्पेशल पिल गायब हुई है? मैंने उस पिल के बारे में सुना है, उसे वायलेट मिस्ट पैलेट कहा जाता है, जो कि शाओलिन की ग्रेट रिजुविनेशन पैलेट के बराबर है। तो इसी के साथ जिनमा उसे कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल ऐसी बात है, जिस तरह से यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं बिल्कुल वैसी है, और तुम्हें वहां पर जाने के बाद ब्लड कल्ट वॉरियर्स को ढूंढना होगा, उनको मारना होगा। माउंट हुआ सेक्टर के लोग इस वक्त अपनी पिल को ढूंढने में काफी ज्यादा व्यस्त है, इसी वजह से वो अपने वॉरियर्स को इस मिशन के ऊपर नहीं भेज सकते। इसी वजह से हमें यहाँ पर मिशन दिया गया है, ये एक लो लेवल का मिशन है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ 2 ट्रेनिंग्स को भेजने वाला हूँ, 2 ब्लू रैंक और 2 व्हाइट रैंक के सोल्जर्स को वहां पर भेजा जाएगा। तो मैंने तुम चारों को यहाँ पर चूज किया है, तुम्हें वहां पर जाना है, ब्लड कल्ट फायर को ढूंढना और जाकर उन्हें मारना है। तो हमारा जियोन जो होता है वो जैसे उन लोगों का नाम सुनता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ब्लड कल्ट फायर के लोग भी यहाँ पर टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के साथ आए थे जब उनके सेक्टर के ऊपर अटैक हुआ था। हमारा जियोन जब वहां पर मिशन की ब्रीफिंग्स को याद कर रहा होता है, साइड के ऊपर से एक मंत्री निकल कर आता है, वो एक मिनिस्टर होता है, वो वहीं पर आते उनके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है और कहता है, देखो तो जरा, इन लोगों को जरा सी भी तमीज नहीं है, हालांकि ये सभी लोग एम्परर के गुलाम हैं, एम्परर के नीचे काम करने वाले मुलाजिम, और तुम लोग यहाँ पर इतना लेट पहुंचे हो। जब तुम्हें यहाँ पर बुलाया जाए तुम्हें उसी वक्त भागते हुए यहाँ पर आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम लोगों के अंदर तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है, तुम सभी मार्शल आर्टिस्ट एक जैसे होते हो, तुम सभी के अंदर बहुत ज्यादा आकड़ होती है। तो जैसे वो मिनिस्टर जो होता है उनके सामने आकर खड़ा होता है, वहां पर उनसे बातें कर रहा होता है, वहां पर जब वो रोशनी में आता है तो कहता है, ये क्या यहाँ पर बच्चों को भेजा गया है? पहले तो यहाँ पर ये देखो, ऊपर से व्हाइट रैंक के बच्चों को भेज दिया गया जो कि नौसीखिए हैं। अब तुम सभी बच्चे यहाँ पर उन लोगों को पकड़ भी पाओगे जिन लोगों को पकड़ने के लिए तुम लोगों को बुलाया गया है, और ऊपर से सिर्फ 4 बच्चे। मुझे लगता है कि यहाँ पर रोइन फोर्ट्रेस सेक्टर के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो माज जियोन जो होता है अपने सीनियर से पूछता है कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं, आखिर ये चीज है क्या जो कि यहाँ पर आकर हमारी इंसल्ट किए जा रही है? तो चियोंग म्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ऑफिशियल्स में हमेशा इस तरह के घटिया और कमीने लोग होते हैं, इस तरह के कमीने लोग इसी तरह की बातें करते हैं। अक्सर यहाँ पर हम लोग मिशन के ऊपर आते हैं तो इस तरह के लोग आ जाते हैं जो कि हमें अपनी एम्परर की प्रॉपर्टी समझते हैं। हम लोग एम्परर के ऑर्डर्स के मुताबिक चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्शल आर्टिस्ट एम्परर की प्रॉपर्टी है या फिर हम लोग तुम्हारे गुलाम हैं। इसलिए इस तरह के बेवकूफ लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। तो माज जियोन कहता है कि अगर आप कहें तो मैं यहाँ पर इसके मेडियन पॉइंट को ब्लॉक कर देता हूं जिससे ये बात नहीं कर पाएगा। तो चियोंग म्योंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, जो तुम करना चाहते हो वो कर लो। इसी के साथ ही माज जियोन जो होता है वहां पर मिनिस्टर की गर्दन पर मारता है और उसके मेडियन पॉइंट को ब्लॉक कर देता है जिससे वो बात ना कर सके। तो उसकी सांस बंद हो जाती है, वहीं पर गिर जाता है। तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर बेहतर है, ये चीज अपना मुंह बंद रखेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ ही वो चारों वहां पर से आगे चल पड़ते हैं। तो चांग उसे कहता है कि ये क्या क्या तुम्हें यहाँ पर मेडियन पॉइंट्स के बारे में पता है कि कहां पर मेडियन पॉइंट्स होते हैं, यानी एक्यू पॉइंट्स के बारे में तुम्हें पता है? मुझे तो नहीं लगा था कि तुम्हें यहाँ पर एक्यू पॉइंट्स के बारे में पता होगा। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर आज के बाद से मुझे तुम्हें सर कहकर बुलाना चाहिए, क्योंकि तुम एक तो स्ट्रॉन्गर हो, ऊपर से तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज भी है। इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे तो ज्यादा बेहतर ही हो। माज जियोन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें एक टाइटल देता हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें डिवाइन हीरो कहूंगा। तो चंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मेरा टाइटल भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तुमने यहाँ पर मुझे डिवाइन हीरो का टाइटल दे दिया। तो इसी के साथ ही हमारा चियोंग म्योंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के मेरी एक बात को याद रखना, हम लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं, हम लोग रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के अंडर काम करते हैं और हम लोग एम्परर के ऑर्डर्स के मुताबिक ही चलते हैं, यानी एम्परर्स के अंडर काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एम्परर के गुलाम हैं या फिर हम लोग एम्परर के रूल्स के साथ बाइंड हैं। हमें इंपीरियल पैलेस की तरफ से ये स्पेशल पावर्स दी गई हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जब कभी एम्परर को जरूरत पड़ेगी हमें एम्परर के सामने अपने सर झुकाने पड़ेंगे, यही बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में मार्शल आर्ट्स को हाथ नहीं लगाया, वो लोग हमारे ऊपर आकर रोब जताना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका स्टेटस हमसे ज्यादा हायर है, इसी वजह से वो यहाँ पर हमसे इस तरह की बदतमीजी करते हैं। जबकि हमारी मिस बेक आके पड़ती है और उसे कहते हैं लेकिन दोबारा यहाँ पर ऐसा मत करना, आज तो तुमने यहाँ पर जिस मंत्री के साथ ऐसा किया वो तो एक घटिया था, लेकिन अगर यहाँ पर दोबारा कोई पावरफुल मंत्री हुआ तो उसके साथ ऐसा करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो चंग साइड के ऊपर देखता है और कहता है कि लगता है कि वहां पर कुछ हो रहा है, वहां पर से मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं, शोर की आवाजें आ रही हैं। तो जब ये लोग वहां पर घूर कर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर ब्लड कल्ट फायर का एक मेंबर होता है जिसने एक लड़के को उठा रखा होता है और साथ ही वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है और साथ ही उनसे कहता है कि सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, इस लड़के
को तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो हमारा जियोन जैसे ही वहां पर ब्लड कर्ल्ड फायर के लोगों को देखता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाकी के सभी लोगों को छोड़कर बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो हमारा जियोन बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही च्योंगम्योंग उसके पास से आगे निकल जाता है। तो वो च्योंगम्योंग को देखता है कि वो उसके पास से आगे गुजर गया, क्योंकि वो यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा था जो कि रेडियंट्स यूज करते हैं। तो रेडियंट्स के पास फ्लीट स्टेप नाम की एक बहुत ही कमाल की टेक्निक होती है जो कि उन्हें स्पीड देती है। तो वो बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजर जाता है, जब किसी के साथ ही हमारी मिस बेग भी उसके पास से आगे गुजर जाती है। जब मिस बेग गुजरती है इसी के साथ ही चंग भी उसके पास से आगे गुजर जाता है। तुम्हारा जियोन कहता है ये क्या बकवास हो रही है, ये क्या, यहाँ तक कि चंग भी मुझसे आगे निकल गया, क्योंकि हमारे जियोन ने अपनी जिंदगी में कभी भी यहाँ पर फुल स्टैक वाली कीगोंग टेक्निक को मास्टर नहीं किया। उनकी जियोंग फैमिली के अंदर कोई ऐसी टेक्निक थी ही नहीं जिसे वो मास्टर कर सके। उसकी पूरी काउंटिंग के अंदर किसी के पास स्पेशल टेक्निक नहीं थी जो कि फुटवर्क्स के ऊपर बेस करती हो। इसी वजह से हमारा चंग जो कि नॉर्मल पेस के साथ वहां पर भाग रहा है वो भी उससे आगे निकल गया है। तो इस दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जहां पर वो ब्लड कर्ल्ड फायर का बंदा जो होता है वो उस लड़के के बाप के ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ वो लड़का का बाप जो होता है जख्मी हो जाता है और उनसे कहता है कि आप अपनी बकवास बंद करो, जहां पर चले जाओ, ये तो बस इस लड़के को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो उस लड़के को ऊपर उठाता और कहता है कि जरा देखो तो सही इस लड़के की बॉडी के अंदर कितनी सारी लाइफ एसेंस है, इस सारी लाइफ एसेंस को मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। और जैसे ही वहां पर उसकी लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है च्योंगम्योंग वहां पर पहुंच जाता है, ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो ब्लड कर्ल्ड फायर जो होता है वहां पर मेंबर जो होता है अपनी तलवार के सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन इतनी देर में हमारा च्योंगम्योंग जो होता है उसके हाथ से उस लड़के को भी छीन कर ले आता है और उस लड़के को छीन कर वहां पर गांव वालों के पास आकर सामने हीरो बनकर खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ से वो जो गुंडा होता है वो वहां पर सोच रहा होता है कि ये क्या, रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के लोगों ने अपने वॉरियर्स को भेजा और ऊपर से यहाँ पर ब्लू रैंक के वॉरियर्स को भेजा गया है, इसका मतलब यह है कि मैं अकेले से फाइट नहीं कर सकता। और साइड के ऊपर से मिस बेग निकल आती है और वो भी आकर उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन जैसे ही वो अटैक करती है इसी के साथ ही ब्लड कर्ल्ड फायर का मेंबर जो होता है वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वहां पर जबरदस्त धमाका होता है। वो सभी लोग देखकर काफी हैरान होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही ब्लड कल्टिस्ट जो होता है वहां पर से भाग जाता है। तो अपनी एक स्पेशल टेक्निक के साथ जिसे यहाँ पर की बर्स्ट कहते हैं उसके साथ बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकल जाता है। तो ये सभी लोग उसका पीछा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाहे यहाँ पर कितने ही तेज फ्लीटिंग स्टेप को यूज कर ले वो उसका पीछा नहीं कर सकते। उसने अपनी की सर्च के साथ अपने आप को बूस्ट दिया है। तो मिस बेग कहती है कि मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर अपने आधे लाइफ फोर्स को जाया कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस जंप के लिए, ताकि वो तेजी के साथ यहाँ पर से निकल कर जा सके। ये कमीने ब्लड फायर कल्ट के लोग तो हैं ही ऐसे। उस ब्लड कल्टिस्ट के वहां पर से भाग जाने के बाद सबसे पहले चंग वहां पर पहुंचता है और उसके पीछे पीछे जियोन वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सारा मसला तो हल हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन यहाँ पर कुछ कर पाएगा, क्या वो जाकर उस ब्लड कल्टिस्ट को पकड़कर ढूंढकर मार पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा चंग और सबसे लास्ट के ऊपर हमारा जियोन पहुंचते हैं। तो वो जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर से डीमन तो पहले से भागकर जा चुका होता है और वो लोग वहीं पर रात गुजारते हैं। तो इसी के साथ ही रात के वक्त हमारी मिस बेग जो होती है वो चंग से कहते हैं कि चंग तुम्हारी फ्लीटिंग स्टेप काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा बेहतर हो, इसी वजह से एक वाइट रैंक होने के नाते भी तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है और क्योंकि तुम्हारा स्टेमिना काफी ज्यादा शॉर्ट है इसी वजह से तुम्हें लंबे लंबे सांस आ रहे थे, तुम्हें यहाँ पर अपनी बॉडी को बेहतर बनाना होगा। तो चंग उनसे कहता है कि जी सीनियर मैं यहाँ पर ऐसा ही करूंगा। फिर साथ ही वो जियोन से कहते हैं कि जियोन शिन मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर काफी अच्छे से मार्शल आर्ट्स को समझा हुआ है, तुम किसी भी मार्शल आर्ट्स को बेहतर बना सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अभी तक किसी भी फैमिली की स्पेशल फ्लीटिंग टेक्निक को मास्टर नहीं किया हुआ, इसी वजह से तुम यहाँ पर तेजी से नहीं भाग पा रहे। लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर बिना किसी फ्लीटिंग स्टेप के सिर्फ और सिर्फ भागकर वहां पर हमारे करीब पहुंचा, यानी कि हमारे पीछे वहां पर पहुंचा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है। और अगर तुमने यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर लिया, किसी भागने वाली कीगोंग टेक्निक को, तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज हो जाओगे। ठीक है, साथ ही च्योंगम्योंग उसे कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें यही कहूंगा कि तुम्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए किंगोंग टेक्निक को मास्टर करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिलहाल के लिए दूसरी टेक्निक्स के ऊपर ध्यान दो। जब किसी के साथ ही च्योंग जो होता है वहां पर जियोन की तरफ देखता है कि हमारा जियोन वहां पर परेशान खड़ा होता है, अपने पाँव की तरफ देख रहा होता है, यानी कि उसे लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर टेक्निक सीखनी है। तो च्योंगम्योंग वहां पर इस बात को महसूस कर लेता है और उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि जियोन शिन क्या तुम यहाँ पर मेरी फ्लीटिंग टेक्निक को सीखना चाहोगे, मैं तुम्हें अपनी फ्लीटिंग स्टेप टेक्निक सिखा सकता हूं। तो जियोन काफी हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर अपनी फ्लीट स्टेप टेक्निक मुझे सिखाओगे। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें क्यों नहीं सिखा सकता, और वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें एक ही बार दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर पहले भी बहुत सारे लोगों को यह टेक्निक सिखाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाता। अगर तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया तो तुम हम रेडियंट्स की तरह भाग पाओगे, जिस तरह हम लोग रेडियंट्स भागते हैं, क्योंकि ये टेक्निक फ्लीटिंग स्टेप टेक्निक जो है रेडियंट्स की टेक्निक है। और साथ
साथ ही उसे कहता है क्या तुम ये करना चाहते हो, क्या तुम ये देखना चाहते हो। तो हमारा जियोन जो होता है वो सोच रहा होता है कि क्या वाकई में मैं इस टेक्निक को मास्टर कर सकता हूँ और क्या इस टेक्निक के साथ मैं भी रेडिएंट्स की तरह तेजी से भाग पाऊंगा। तो अब यहाँ पर च्योंगम्योंग उसे कहता है कि अब तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, लेकिन डीमन बेन विंग के ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि मुझे कहते हैं कि उन्हें मेरी टेक्निक सीखनी है और मैं उन्हें बताता भी हूँ, लेकिन वो इसे मास्टर नहीं कर पाते। अब जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम यहाँ पर इसको सीख पाओगे या नहीं। यहाँ पर भी कोई है जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वो फ्लीटिंग स्टेप टेक्निक को सीखना चाहती है। तो इसी के साथ ही हमारा जो च्योंगम्योंग होता है वो अपने पाँव के नीचे एनर्जी को एक्टिवेट करता है जो कि दिखाई नहीं दे रही होती। तो उसे कहता है हम लोग इसे फ्लीटिंग स्टेप टेक्निक कहते हैं। जब हम लोग यहाँ पर पाँव ग्राउंड के ऊपर रखते हैं तो इसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है। अब तुम यहाँ पर खुद इस एनर्जी के फ्लो को देख सकते हो और मा जियोंग जो होता है वहां पर वाकई में इस एनर्जी फ्लो को देख पा रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि वो कैसे ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव रख रहा है और सारी की सारी अपनी की पावर को ग्राउंड के ऊपर लगा रहा है। कहाँ किस जगह के ऊपर ग्राउंड के ऊपर अपनी की पावर को लगाना है जिससे वो तेजी से भाग पाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा च्योंगम्योंग जो होता है अपनी फ्लीटिंग स्टेप टेक्निक को यूज करते वहां पर पेड़ के ऊपर चढ़ता है। वो पेड़ के ऊपर सिर्फ अपने हल्के से टो लगाता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। तो हमारा जियोन कहता है कि देखो जरा ऐसे लगता है जैसे कि ये हवा की पावर को यूज कर रहा हो, यानी कि ये हवा को अपनी की के साथ मैनिपुलेट कर रहा है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहा है। तो च्योंगम्योंग जंप करते हुए पेड़ के ऊपर चला जाता है और वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसको टेक्निक दिखा तो दी है लेकिन पता नहीं ये इसको सीख पाएगा या नहीं। जबकि हमारा जियोन वहां पर सोच रहा होता है मुझे समझ आ गई है मुझे क्या करना है, अपनी की पावर के साथ पाँव के ऊपर प्रेशर डालना है जिससे हवा को पूरी तरह से कंट्रोल करना है और हम लोग तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। च्योंगम्योंग जब नीचे उतरता है तो हमारा जियोन कहता है कि देखो जरा अब यहाँ पर कितने आराम से वो ग्राउंड के ऊपर नीचे उतरा है, इसका मतलब यह है कि हवा की रेजिस्टेंस के साथ ही नीचे उतर पाया है। तो च्योंगम्योंग उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इस टेक्निक को सीख पाओगे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डेली क्लासेस दे सकता हूँ। जबकि हमारा जियोन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं इसको सीख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ये नहीं पता कि मैं हवा को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैंने हवा को अपनी की से कंट्रोल कर लिया तो फिर मैं यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ फ्लीट स्टेप टेक्निक को सीख लूंगा। तो च्योंगम्योंग हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर इस टेक्निक के साथ क्या करता हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हें टेक्निक के बेसिक्स के बारे में पता चल चुका है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि क्या हो गया, तुमने खुद ही तो यहाँ पर यह टेक्निक मुझे इसीलिए तो दिखाई दी कि मैं यहाँ पर इस टेक्निक को देखने के बाद सीख लूँ। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के तीनों तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी सिर्फ एक बार टेक्निक को देखकर मास्टर नहीं कर सकता। तो जियोन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मुझे ये टेक्निक दिखाई और मुझे यहाँ पर काफी सारे आइडियाज है जिनको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आज रात में इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग जाकर आराम कर सकते हो। और इसी के साथ ही चंग कहता है कि मैं तो थका हुआ हूँ, मैं जाकर अपने लिए अपने बिस्तर का बंदोबस्त करूँ ताकि सो सकूं। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर पूरी रात ट्रेनिंग करता है और सोच रहा होता है कैसे यहाँ पर नेचर की एनर्जी को यूज किया जाता है, की के साथ हवा को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो हमारा जियोन जो होता है उसे वहां पर ब्रेक थ्रू मिलता है और वो रूम से बाहर आ जाता है। तो रूम से बाहर आता है तो च्योंगम्योंग वहीं पर बाहर ही सो रहा था, वो उसकी तरफ देखता है कि ये लड़का यहाँ पर क्या करने वाला है। तो हमारा जियोन वहां पर बाहर आने के बाद ग्राउंड के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जब अपनी की पावर को रिलीज करता है तो च्योंगम्योंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या इस लड़के ने तो यहाँ पर कर दिखाया है। एक दो बार और यहाँ पर इसको ट्राई किया तो ये लड़का तो यहाँ पर इसको मास्टर कर लेगा। तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर अब हर रोज इसकी प्रैक्टिस करता है। तो यहाँ पर इन्हें 1 महीना गुजर चुका है। तो चंग कहता है कि पूरा 1 महीना गुजर चुका है हमें इस गाँव में आए हुए, हमारा मिशन अभी तक यहाँ पर पूरा नहीं हुआ और ऊपर से यहाँ पर हमारे जियोन ने फ्लीटिंग स्टेप टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। तो च्योंगम्योंग उसे कहता है कि हाँ क्योंकि ये लड़का एक मार्शल सेज और मार्शल सेज किसी भी मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, उसको देखते सीख सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारी जो मिस बेक होती है वो भी सोच रही होती है कि मास्टर जिनमा ने भी कहा था कि एक दिन ये लड़का हमारा कमांडर बन जाएगा, इसका मतलब यह कि ये लड़का वाकई में टैलेंटेड है। तो चंग कहता है लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है कि इस योनशिन को अकेले यहाँ पर भेजना सेफ है, क्योंकि वैसे तो हम सभी लोग यहाँ पर ग्रुप्स में जाते हैं और जाकर गांव के आसपास चक्कर लगाकर आते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ब्लड फायर कल्ट के लोगों को पकड़ने के लिए आए, वो यहीं पर आसपास ही हो सकते हैं। तो मिस बेक उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी उसका मुकाबला करने के लायक है और वैसे भी वो इतना समझदार तो है, जब उसे दुश्मन दिखाई देगा तो वापिस आकर हम सभी को पहले बताएगा। हमने उसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एरिया को स्कैन करने के लिए भेजा है, ना कि दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो हमारा जियोन जो होता है अपने फ्लीटिंग स्टेप टेक्निक को यूज करते बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, सोच रहा होता है कि मुझे महसूस हो रहा है मैं पहले से ज्यादा तेज हो चुका हूँ और आज मैं यहाँ पर पहले से ज्यादा लंबे एरिया में निकल रहा हूँ, यानी कि वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है जहाँ पर वो रोजाना जाता था। तो इसी के साथ ही वहां पर एक माउंटेन के पास उसे एक छोटा सा हट दिखाई देता है। तो जियोन वहां पर देखता है कि वहां पर सामने एक बंदा बैठा होता है, तो वो डीमन वहां पर बैठा एक लड़के के लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे यहाँ पर इनकी हाइड आउट मिल गई है, आप जल्दी से वापस जाकर बाकी को इन्फॉर्म करता हूँ। तो जैसे जियोन वहां पर से जाने लगता है, इसी के साथ उसकी नजर वहां पर पड़ती है कि वो क्या कर रहा है, उसे वहां पर दिखाई देता है एक लड़का। तो उस लड़के को देखने के बाद हमारा जियोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो जियोन कहता है कि मैं इस कमीने को यहाँ पर इस तरह से कैसे
से छोड़कर जा सकता हूँ, हो सकता है कि मैं उस लड़के को बचा लूँ। तो जैसे वहां पर वो ब्लड कल्टिस्ट जो होता है वहां पर उसका लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब करता है, तो उसी के साथ योन उसके सामने अपीयर हो आता है। तो वो डीमन जो होता है उनका खड़ा होता है और उसे कहता है कि लड़के तुम कौन हो। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम्हारा यूनिफॉर्म, तुम तो रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर से हो लेकिन तुमने व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पहना है, इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ एक व्हाइट रैंक हो। तुम्हारे जैसे व्हाइट रैंक जो कि यहाँ पर अकेला है, तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। और साथ ही उसे कहता है कि तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो, तुम्हारा लाइफ एसेंस भी मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर लूंगा। लेकिन जैसे वो इतनी बात करता है, इसी के साथ उसकी गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है। फिर साथ ही हमारा योन साइड के ऊपर उस लड़के की तरफ देखता है तो वो कहता है कि सॉरी बच्चे, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, क्योंकि वो लड़का मर चुका होता है। तुम्हारा योन वहीं पर अपनी फैमिली को भी याद करता है। फिर साथ ही कहता है कि मैं पहले यहाँ पर इन सभी कमीने को मार डालूं, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर एक प्रॉपर बरियल दूंगा या फिर तुम्हारे गांव में तुम्हें वापस लेकर तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाऊंगा। तो हमारा योन जो होता है वहां पर से आगे बढ़ता है और वहां पर सामने उनकी जो हाइड आउट होती है उसके अंदर भी कुछ डीमंस बैठे होते हैं। तो वहीं पर से हमारा योन अपनी स्पेशल एनर्जी फ्लो टेक्निक के साथ उसकी कमजोरी को महसूस करता है। फिर साथ ही डीमन में इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए स्विफ्ट ब्लेड टेक्निक के साथ अटैक कर देता है। सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है तो ऊपर वाले पूरी की पूरी बिल्डिंग का एक हिस्सा कट जाता है और उसके अंदर जो डीमंस बैठे होते हैं वो सभी की बॉडीज भी वहां पर कट जाती हैं। उनमें से कभी जिंदा आता है तो योन जंप करते हुए आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करके उसको भी मार डालता है। जैसे हमारा योन उस वाले को मारता है तो उसी के साथ ही हमारे योन को वहां पर उस घर के टूटने के बाद उसके पीछे वहां पर एक केव दिखाई देती है। तो वो कहता है कि ये क्या, इन कमीने लोगों ने तो यहाँ पर एक केव बना रखी है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये सिर्फ कोई हाइड आउट नहीं है बल्कि तो इनका पूरे का पूरा केव सिस्टम है। इन लोगों ने यहाँ पर अपनी पूरी हाइड आउट अंदर बनाकर रखी हुई है। लगता है कि ये इनके कल्ट की ब्रांच आउटपोस्ट हो सकती है और यहाँ पर और भी बहुत सारे डीमंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में यहाँ पर कुछ पावरफुल डीमंस भी हो सकते हैं जिनसे हमारा योन अकेले फाइट करेगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योन जो होता है जैसे वहां पर कुछ कल्टिस्ट को मारता है तो उसी के साथ पीछे से वहां पर एक केव दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो उन लोगों ने अपनी आउटपोस्ट बना रखी है और इस केव के अंदर कुछ और लोग भी हो सकते हैं। तो वहीं पर से कुछ और वॉरियर्स निकल कर आ जाते हैं। तो कुछ और कल्टिस्ट वहां पर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि इस कमीने को मार डालो। आखिर इसकी हिम्मत कैसी हमारे साथियों को मारने की। और इसी के साथ ही वो बंदा भी होता है जिसके ऊपर लास्ट टाइम वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे। तो वो कहता है कि तो एक व्हाइट रैंक वाला रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का लड़का है, चलो इसको भी यहाँ पर मार डालते हैं। इसकी हिम्मत कैसे भी हमारे लोगों को मारने की। तो जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर अकेले आए या फिर तुम्हारे साथ ब्लू रैंक्स भी हैं। तो वहां पर उसके साथ कोई होता नहीं है। इसी वजह से हमारा योन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। और हमारा योन अपने फ्लीटिंग स्टेप को यूज करते बड़ी तेजी के साथ उनके बीच पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी तलवार को घुमाकर चारों साइडों के ऊपर अटैक करता है, चारों साइडों के ऊपर स्लैशेस लगाता है और एक ही अटैक में वहां पर चारों को मार डालता है। वो चारों के चारों ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। उन सभी के मरने के बाद अब हमारा योन जो होता है वो केव की तरफ देख रहा होता है क्योंकि अभी भी केव के अंदर से किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा होता है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। अंदर से आवाज आती है कि ये क्या, रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर ने यहाँ पर अपने एक डिसाइपल रैंक के यानी व्हाइट रैंक के डिसाइपल को यहाँ पर भेजा है। एक व्हाइट रैंक के डिसाइपल ने हमारे 7 लोगों को मार डाला। ये वाकई में बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लगता है कि हमारी ब्लड फायर कल्ट के लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। तुम्हारा योन देख रहा होता है कि अब वहां पर से कौन निकल कर आने वाला है। तो वहां पर सामने से एक वॉरियर निकल कर आता है, एक और कल्टिस्ट निकल कर आता है जिसकी एनर्जी बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग होती है। तुम्हारा योन कहता है कि अभी तक मैंने जितने को मारा है इसकी एनर्जी उन सभी से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ये इन सभी का लीडर हो सकता है या फिर इस आउटपोस्ट का कमांडर हो सकता है। तो जैसे ही वो कल्टिस्ट वहां पर से निकल कर आता है तो योन उसके बालों की तरफ देखता है कि उसके बाल ऊपर से आधे काले होते हैं और नीचे से रेड होते हैं। तो डीमन ब्लड फायर कल्ट के जितने भी लोग हैं, जितने मेंबर हैं, सभी के बाल रेड कलर के होते हैं लेकिन इसके ऊपर से काले होते हैं। तो ये एक बहुत ही खास किस्म की कंडीशन होती है। जब ये लोग एक खास लेवल पर पहुंच जाते हैं तब यहाँ पर इनके बाल जो होते हैं वो काले होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो बंदा वहां से निकलकर बाहर आकर खड़ा होता है तो हमारा योन कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इस वक्त यहाँ पर ये कमांडर या सुप्रीम मास्टर लेवल पर है। सुप्रीम मास्टर लेवल इसका मतलब यह है कि हमारी ब्रांच के कमांडर यहाँ पर इसे आकर फाइट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही वो कल्टिस्ट अपनी तलवार उठाता है, अपनी तलवार उठाकर कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर हमारे 7 लोगों को मारा है, उन सभी के मरने के बदले अब यहाँ पर तुम्हारी लाइफ एसेंस को मैं एब्जॉर्ब करूंगा और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद मैं यहाँ पर फुली सुप्रीम मास्टर नाम में पहुंच जाऊंगा। तो जैसे वो अपनी तलवार निकालकर हमारे योन के ऊपर अटैक करने लगता है, हमारा योन यहाँ पर हमें ब्लड प्रीस्ट ब्लेड्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों को ब्लड प्रीस्ट कहते हैं। वो लोग जो कि यहाँ पर अपनी ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से खो देते हैं और खास तौर पर इनके जो बाल जो होते हैं ऊपर से ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं और जब इनके बाल पूरी तरह से ब्लैक हो जाते हैं तब ये यहाँ पर पूरी तरह से इनह्यूमन बन जाते हैं। ये कल्ट के लोग इंसानों के लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करते हैं। उनकी लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। तुम्हारा योन जो होता है उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था और कल्टिस्ट भी उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था।
था। फिर साथ ही हमारा जियोन कहता है कि मैं अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाला हूँ, जिस स्पेशल टेक्निक को मैंने उस डुएल के अंदर अपने सीनियर के खिलाफ यूज किया था। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहीं पर से पीछे की तरफ बढ़ता है ताकि वो आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक कर सके। फिर साथ ही वो नीचे की तरफ झुकता है और उसके ऊपर अटैक करने लगा है। जबकि कल्टिस्ट उसे कहता है कि लड़के, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए हो, तुमने रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर को क्या ज्वाइन कर लिया, तुम्हें लगता है कि तुम एक प्रीस्ट को हरा पाओगे। तुम्हारा जियोन वहीं पर से अपने ट्रांसेंडेंस सूत्रा को टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। तो जैसे ही कल्टिस्ट अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है, उसे महसूस होता है कि ये लड़का बाकियों से काफी अलग है, लेकिन उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती है जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तुम्हारा जियोन पीछे हटने के बाद फिर से बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है, कभी आगे से कभी पीछे से। तो कल्टिस्ट को भी यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करने में। तो वो उसे कहता है कि लड़के काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है, मैं जहां पर तुम्हारे लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करूंगा। जबकि हमारा जियोन अपने मरे हुए लोगों को याद करता है, अपनी फैमिली के लोगों को याद करता है, कैसे यहाँ पर ब्लड कल्ट के लोगों ने उसके लोगों को मारा था। तो जियोन इसी के साथ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, मैं पहले से काफी ज्यादा बदल चुका हूं। तो जियोन वहीं पर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस कल्टिस्ट के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उसके बाजू को तोड़ देता है। जब उसका बाजू टूट जाता है तो वो कल्टिस्ट अपने दूसरे हाथ में अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। और जब वो दूसरे हाथ के साथ अटैक करने लगता है तो जियोन वहीं पर से अपनी तलवार घुमाकर उसका बाजू काट देता है। तो वो उसके दूसरे बाजू को भी काट देता है और इस तरफ जहां पर कल्टिस्ट का हाथ जो है एक बेकार हो चुका है, दूसरा कट चुका है। फिर साथ ही जियोन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर स्टैब कर देता है। और इस जियोन की तलवार जो होती है वो उस कल्टिस्ट के बॉडी के आर पार होती है और इसी के साथ ही जियोन जो होता है वहां पर उस तलवार को अंदर ही मोड़ता है ताकि वहां पर मर जाए। जबकि कल्टिस्ट वहां पर कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक वाइट रैंक के लूजर से कैसे हार सकता हूं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकता, तो यही वजह है कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से ही मरे हो। और इसी के साथ जियोन अपनी तलवार को खींचकर बाहर निकालता है। फिर साथ ही वहां पर कल्टिस्ट मर जाता है और उसके बाद हमारा जियोन कहता है कि मैंने इस कमीने को तो मार दिया और जहां पर बाकी के सभी लोगों की डेड बॉडीज को उठाने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि वहां पर उस गड्ढे के अंदर क्या है, साइड के ऊपर एक गड्ढा होता है, वो जाकर उसके ऊपर खड़े होकर देखता है तो वहां पर काफी सारे गांव वालों की बॉडीज पड़ी होती हैं। तो हमारा जियोन कहता है कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं और इसी के साथ हमारा जियोन को वहां पर कुछ दिखाई देता है। और उसके बाद रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर से एक बच्चे को उठाकर लेकर आता है। तो जियोन जब वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ ही देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारा ब्लड लगा होता है, यानी उसके कपड़े जो होते हैं वो खून से सने होते हैं। वहां पर आने के बाद हमारा जियोन जो होता है उनसे कहता है कि वहां पर क्या देख रहे हो। चंग भागता हुआ उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि इस बच्चे को संभालो, ये बच्चा अभी तक जिंदा है, इसको जल्दी से ट्रीट करना होगा। तो हमारी मिस बेक उसे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी किसी के साथ फाइट हुई है, क्या तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा है। तो हमारा जियोन कहता है कि ये खून मेरा नहीं है। तो वो उसे कहता है अच्छा तुम्हारा नहीं है तो फिर ये किसका खून है। तुम्हारा जियोन कहता है कि प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये खून मेरा नहीं है बल्कि ये ब्लड फायर कल्ट के लोगों का है। मैं जब वहां पर देखने के लिए गया था, मैं एरिया को स्कैन कर रहा था, वहां पर मुझे एक आउटपोस्ट मिली और उस आउटपोस्ट के ऊपर तकरीबन 6 से 7 कल्ट के लोग थे। तो मिस बेक उसे कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि तुम वहां पर से जल्दी से वापस आए और साथ ही बच्चे को भी बचा कर ले आए हो। अब हमें जल्दी से वहां पर पहुंचना होगा, अगर वहां पर एक आउटपोस्ट है तो फिर वहां पर उनके लोग भी होंगे। जियोन उनसे कहता है कि हम वहां पर तकरीबन 6 लोग ऐसे थे जो कि ब्लड कल्ट के आम वॉरियर्स थे और इसके अलावा वहां पर एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर था जिसके बाल आधे काले कलर के थे और आधे रेड कलर के थे और वो बाकी सभी से काफी स्ट्रॉन्गर लग रहा था। तो च्योंग म्योंग और मिस बेक जो थे जैसे उसकी बात सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि वहां पर एक प्रीस्ट ब्लेड था, इसका मतलब यह है कि वो एक सुप्रीम मास्टर नाम का पावरफुल मास्टर था। तो मिस बेक उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है तो हमें जल्दी से जल्दी वहां पर जाना होगा, हमें उस आउटपोस्ट तक लेकर जाओ ताकि हम लोग जाकर उनको उनका सफाया कर सकें। अब जबकि हमें उनकी आउटपोस्ट मिल चुकी है तो हमें जाकर उनको खत्म करना पड़ेगा। तो जैसी माँ च्योंग म्योंग भी अपनी तलवार उठाता जाने के लिए तैयार होता है। इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर उनको नहीं छोड़ सकते, हमारा ओरिजिनल मिशन यहाँ पर ब्लड फायर कल्ट के लोगों को पकड़ना, उनको मारना और अगर यहाँ पर उनकी आउटपोस्ट है तो फिर उसे भी डिसमेंटल करना होगा, ये हमारा फर्ज बनता है। अब हमें यहाँ पर से जल्दी उस जगह के पर पहुंचना पड़ेगा। तो मिस बेक भी से कहती है कि जियोन तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, तुम यहाँ पर अब रेस्ट करो, हम लोग जाकर बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। तो जैसे वो जाने लगते हैं तो जियोन कहता है कि तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ गवर्नमेंट के सोल्जर्स को वहां पर भेज दो ताकि वहां से जाकर डेड बॉडीज को रिट्रीव कर सकें। बात सुनने के बाद मिस बेक उसे कहती है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो हमारा चंग भी उसे कहता है कि तुम कह रहे हो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स या फिर सोल्जर्स को वहां पर भेज दे और बॉडीज को, किसकी बॉडीज को उठाकर लाना है और यहाँ पर तो हम लोग वहां पर क्यों ना जाएं, जाकर उनको मॉन्स्टर्स को क्यों ना मारें। तो मिस बेक उसे कहती है कि फ्लैश बाउंड अब यहाँ पर ये मत कहना कि तुमने वहां पर जाकर आउटपोस्ट के ऊपर सभी लोगों को मार दिया और तुमने साथ ही वहां पर उस ब्लड प्रीस्ट के साथ भी अकेले फाइट करके उसको मारा है। तो हमारा जियोन कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर उन सभी को मार दिया है। तो वो उसे कहता है क्या वाकई में तुम श्योर हो कि तुमने उन्हें मार दिया है। च्योंग म्योंग उसे कहता है कि तुम चाहते हो कि हम इस बात के ऊपर भरोसा कर ले कि तुमने यहाँ पर
उनको मार दिया तो हमारा जियोन उसे कहता है कि तुमने जो फीडिंग स्टेप टेक्निक मुझे सिखाई थी वो वहां पर काफी ज्यादा काम आई, मैं बड़ी तेजी के साथ उनके पर अटैक कर पा रहा था। तो च्योंग म्योंग और मिस बेक दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो रहे होते हैं। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारे जियोन को आगे और कौन सा नया मिशन मिलने वाला है, क्योंकि ये तो इनका मिशन पूरा हो चुका है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि मिस बेक और च्योंग म्योंग दोनों काफी हैरान हो रहे होते हैं। तो उसी के साथ ही वो उसे कहती है, मिस बेक उसे कहती है कि तुमने कहा कि तुमने ब्लड प्रीस्ट को मार दिया, क्या तुम्हें पता भी है ब्लड प्रीस्ट के पास एक बहुत ही खास किस्म की एबिलिटी होती है जो कि रीजनरेशन एबिलिटी है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जिनको पता नहीं होता ब्लड प्रीस्ट के क्या पावर्स हैं, तो वो उसे मारने के बाद उन्हें लगता है कि वो मर गया है, तो उसके बाद वो जहाँ पर मौका देकर पीछे से उठता है और उठकर उस वॉरियर को मार डालता है जो उसे मारने के लिए वहां पर गया होता है। ये उसकी एक खास ट्रिकी एबिलिटी है। तो हमारा जियोन उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ इतना पता था कि उनके पास रीजनरेशन की एबिलिटी है, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इसके बाद भी अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है या नहीं। और उसने उसका सर काट कर अपने हाथ में पकड़ रखा होता है, तो वो उनके सामने सर निकाल कर रखता है और कहता है क्या यहाँ पर सर के बिना अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। तो ये देखने के बाद हमारा च्योंग म्योंग और मिस बेक दोनों काफी हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं कि नहीं बच्चे, आप तो यहाँ पर बिल्कुल भी रीजनरेट नहीं कर सकता, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में रूइन फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है। कमांडर जिनमा के ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहां पर मां च्योंग म्योंग और मिस बेक दोनों वापस आते हैं और वहां पर आने के बाद सारी की सारी बात उनको बताते हैं। तो सबसे पहले तो वो यहाँ पर आउटपोस्ट के बारे में उन्हें बताते हैं और वहां पर ब्लड प्रीस्ट के बारे में उन्हें बताते हैं। तो जिनमा कहता है कि ये मिशन वैसे एक सिंपल मिशन होने वाला था, लेकिन ये अच्छी बात है कि मैंने 2 ब्लू रैंक्स को साथ में भेजा था और तुम दोनों पर्सनली वहां पर थे, जिसकी वजह से यहाँ पर यह बड़ा खतरा टल गया है। साथ ही वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि वहां पर व्हाइट रैंक्स को काफी कुछ सीखने को मिला होगा जब तुम लोगों ने वहां पर मिलकर ब्लड प्रीस्ट को मारा होगा, क्योंकि ब्लड प्रीस्ट को मारना इतना भी आसान नहीं है। तो जिनमा इसी के साथ उनसे कहते हैं कि बताओ कि फ्लैश बॉम ने वहां पर क्या कुछ किया जब उसे लगा होगा कि वहां पर वो मरने वाला है। तो उस वक्त यानी कि जब तुम लोग वहां पर ब्लड प्रीस्ट से फाइट कर रहे थे, तो क्या तुम लोगों ने उसे ऑब्जर्व किया था कि वो किस तरह से वहां पर रिएक्ट कर रहा था। तो मिस बेक वहां पर सोच रही होती है कि ये वहां पर पूरी बात को गलत समझ रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो च्योंग म्योंग होता है वो उनसे कहता है कि आप यहाँ पर किसको कह रहे हैं कि किसकी लाइफ यहाँ पर खतरे में थी। यहाँ पर खतरे में लाइफ तो सब होती जब हम लोग वहां पर होते। कमांडर जिनमा उनसे कहता है कि तुम लोगों ने खुद ही को तो कहा वहां पर एक आउटपोस्ट थी और वहां पर आउटपोस्ट के अंदर एक ब्लड प्रीस्ट भी था। अगर ब्लड प्रीस्ट है तो इसका मतलब यह है कि व्हाइट रैंक्स के लोग यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऑर्डिनरी डिसाइपल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों ऑर्डिनरी डिसाइपल्स को मैंने तुम्हारे साथ भेजा था, उनके स्किल्स अभी इतने ज्यादा नहीं है कि वो ब्लड प्रीस्ट का मुकाबला कर सके। तो उसके बाद मिस बेक जहाँ पर जब उसे सारी बात बताती है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ उसने अकेले ही किया है, जियोन ने वहां पर अकेले जाकर पूरी आउटपोस्ट को तबाह कर दिया और वहां पर ब्लड प्रीस्ट को भी उसने अकेले ही मारा है। तो ये बात सुनने के बाद जिनमा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग चाहते हो कि मैं इस बात को मान लूं कि जियोन ने अकेले जाकर पूरी की पूरी उनकी कॉलोनी को बर्बाद कर दिया, वहां पर 7 कल्टिस्ट थे, सभी को मार डाला और ब्लड प्रीस्ट को भी मार डाला। तो वो कहता है जी कमांडर ऐसी ही बात है। तो कमांडर फिर से वहीं पर खामोश हो जाते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमारे जियोन का दिखाया जाता है कि जियोन अपने रूम में होता है। चंग वहां पर वापस आकर कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर वापस आकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर साथ ही वो योनशिन से कहता है कि योनशिन क्या तुम यहाँ पर एक्साइटमेंट फील नहीं कर रहे? तो मुझे लगता है कि जब से हम लोग यहाँ पर फोर्ट्रेस में वापस आए हैं तब से यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शोर मचा हुआ है। तो योन कहता है कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तो उसे कहता है क्या तुमने गली में देखा नहीं, गलियां सजी हुई थी, ऐसे लगता है जैसे कोई फेस्टिवल होने वाला है। योन उसे कहता है कि हाँ वहां पर मैंने भी देखी थी, क्या कोई फेस्टिवल होने वाला है? तो चांग उसे कहता है कि ये फेस्टिवल के जैसा ही है, हमारे फॉर्मर कमांडर वापस आ गए हैं। क्या तुमने सुना नहीं है कि डिवाइन ब्लेड ऑर्डर के पुराने कमांडर जो है वापस आ गए और वापस आने के बाद वो एक एल्डर की शपथ लेने वाले हैं, यानी कि वो अब एल्डर काउंसिल का हिस्सा बन जाएंगे, वो रिटायर होने वाले हैं और उनकी पोजीशन हायर होने वाली है। इसी के साथ ही चांग उसे और भी डिटेल्स बताता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ सोल्जर से सुना है कि वो अपने साथ एक यंग लड़के को लेकर आए हैं जिसे वो अपने माँ क्लैन का सक्सेसर बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो उनका ग्रैंडसन है, हालांकि वो उनकी डायरेक्ट लिनिएज में से नहीं है, यानी कि वो उनके दूर दराज का एक पोता है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्पेशल है और उसकी पर्सनल ट्रेनिंग करने के बाद वो उसे यहाँ पर लेकर आया और उसे यहाँ पर मारीन 17 स्क्वाड्स में से किसी एक स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। योन जो होता है जब वहां पर सुनता है कि उसने यहाँ पर माँ क्लैन के सक्सेसर के बारे में बात किया है, तो हमारा योन सोच रहा होता है कि ये तो मेरी माँ का क्लैन है। तो हमारे योन ने ये बात में पहली बताई थी कि यहाँ पर जो सुप्रीम कैप्टन है, सुप्रीम कैप्टन यहाँ पर इसके एक दादाजी हैं, क्योंकि उसकी माँ ने यहाँ पर एक छोटी सी काउंटी के एक छोटे से मेंबर के साथ, यानी एक छोटी सी फैमिली के एक छोटे से मेंबर के साथ शादी कर ली थी, इसी वजह से उन्होंने उस फैमिली को छोड़ दिया। तो इसकी माँ को छोड़ दिया गया था और हमारा योन सोच रहा होता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, आज मैं 15 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरे ग्रैंडपा ने, यानी मेरे माँ की तरफ से जो मेरे ग्रैंडपा है, उन्होंने कभी हमारी फैमिली को विजिट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि मेरी
जॉन फैमिली का माँ फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं, और ना ही मैं यहाँ पर उनके ऊपर अपने आप को इम्पोज करना चाहता हूँ। अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर उनका डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो अपने साथ किसी डिसेंडेंट को लेकर आए हैं। खैर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है अगले दिन का दिखाते हैं कि हमारा जियोन जो होता है कमांडर जिनमा के पास आता है, क्योंकि जिनमा ने उसे बुलाया होता है। तो कमांडर जिनमा इसी के साथ उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और कहता है कि लड़के तुम्हारी की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, शॉर्ट समय में तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। फिर साथ ही वो सोच रहा था, मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर लकी नहीं था, बल्कि इस लड़के ने वाकई में एक ब्लड प्रीस्ट को हराया होगा। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन कहता है कि आपने मुझे बुलाया लेकिन आप कोई बात नहीं कर रहे। तो वो उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे साथ आओ, जो हमारी रूइन फोर्ट्रेस लॉर्ड जो है वो तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें मेरे साथ जाना है। तो जियोन कहता है कि फोर्ट्रेस लॉर्ड ने मुझे क्यों बुलाया होगा, कहीं उनको भी तो यहाँ पर मेरे बारे में पता नहीं चल गया मैंने क्या कुछ किया है। तो हमारा जियोन जो होता है कमांडर जिनमा के साथ चल पड़ता है और साथ ही बाहर आते हुए सवाल पूछता है कि मुझे एक बात तो बताएं, क्या यहाँ पर लॉर्ड हर किसी व्हाइट रैंक के बंदे से बात करती हैं उनके रैंक मिलने के बाद, या फिर ये कॉमन बात है? तो जिनमा उसे कहते हैं नहीं, ये कॉमन बात नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर उन्हें पर्सनल मिलने के लिए बुलाया है। तो जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं तो वहां पर सभी लोग जो होते हैं कमांडर जिनमा को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। साथ ही वो कहते हैं ये लड़का तो फ्लैश बाउंड है, डीमन बेन विंग्स का फ्लैश बाउंड, लेकिन ये कहां पर जा रहा है? साथ ही उन्हें यहाँ पर ये बात भी पता चलती है कि इस लड़के ने ब्लड प्रीस्ट ब्लेड को हराया है, यानी कि कल्ट्स के एक बहुत ही पावरफुल मेंबर को इस लड़के ने अकेले हराया है। एक व्हाइट रैंक के बंदे ने ब्लड प्रीस्ट को हरा दिया, ये बात वाकई में बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। और इसी वजह से अब यहाँ पर लॉर्ड से मिलने के लिए बुला रही है। अगर लॉर्ड मिलने के लिए बुला रही है तो ये बात वाकई में सच हो सकती है। कमांडर जिनमा से कहता है कि लड़के देख रहे हो ये सभी लोग तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर इसकी आदत डालनी होगी। तुमने यहाँ पर एक ब्लड प्रीस्ट को हराया जिसकी वजह से अब सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी इस फोर्ट्रेस के अंदर तुम्हारा रैंक काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। तो वो लोग उस पवेलियन के बाहर पहुंच जाते हैं। तुम्हारा जियोन वहां पर सोच रहा था कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं यहाँ पर किसी का हीरो बनने के लिए नहीं आया, ना ही मैं यहाँ पर किसी की नजर में फेम पाने के लिए आया। मुझे बस यहाँ पर वो फ्रूट ऑफ हेवनली ट्री चाहिए ताकि मैं उसको खाकर अपनी लाइफ को स्टैंड कर सकूं। मैं तो बस यहाँ पर जिंदा रहने के लिए आया हूँ, मुझे अपनी लाइफ को बढ़ाना है। उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक सिंपल सा मिशन है, मुझे यहाँ पर पहले व्हाइट रैंक बनना था, व्हाइट रैंक बन गया, मुझे ब्लू रैंक चाहिए और उसके बाद मुझे ब्लैक रैंक चाहिए जिसमें मैं यहाँ कमांडर और जिनमा को रिप्लेस करूंगा, और उसके बाद एंड के ऊपर मुझे सुप्रीम कमांडर का रैंक चाहिए होगा जिसमें मुझे रेड कलर के कपड़े मिलेंगे, और सुप्रीम कमांडर बनने के बाद मैं यहाँ पर फ्रूट ऑफ हेवनली ट्री ले सकता हूँ। तो इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं मेन दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं। जैसे वो दरवाजे के ऊपर नॉक करने लगते हैं तो इसी के साथ ही उन लोगों को वहां पर अंदर से आवाज आती है और वो आवाज सुप्रीम कमांडर की होती है। तो लॉर्ड उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी डायरेक्ट लीनिएज के अंदर भी यहाँ पर जियोंग फैमिली से तुम्हारे पास एक सक्सेसर है जो कि तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड है। तो सुप्रीम कमांडर से कहता है कि मैं यहाँ पर उस छोटी सी फैमिली से क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ, उस छोटी सी रूइन फैमिली के पास है, मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रैंडसन आगे बढ़ सकता है या फिर मेरा सक्सेसर बन सकता है, इसलिए मैं इस बच्चे को अपना सक्सेसर बनाकर लेकर आया हूँ। आज से यही बच्चा मेरा सक्सेसर बनेगा और हमारी माँ फैमिली का नया लीडर भी यही बनेगा। तो इसी के साथ ही वहां पर उनके लिए दरवाजा खोला जाता है। तो जब दरवाजा खुलता है तो जिनमा आगे बढ़ते हैं और हमारा जियोन उनके साथ साथ वहां पर आता है। तो लॉर्ड वहां पर सामने बैठी होती है और इसी के साथ जिनमा वहां पर उसे रिस्पेक्ट देती है, तो हमारा जियोन भी वहां पर उन्हें रिस्पेक्ट देता है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वो सामने सुप्रीम कमांडर की तरफ देखता है। तो सुप्रीम कमांडर जो होते हैं जो कि उसके दादाजी हैं वहां पर उसके सामने खड़े होते हैं और हमारा जियोन सोच रहा होता है ये एक वायलेंट मास्टर है, इतना पावरफुल जो कि कमांडर रैंक से ज्यादा पावरफुल होता है। जी यहाँ पर बाकी की 17 यानी कि हमारे पास 17 यूनिट्स हैं कमांडिंग यूनिट्स, उन सभी को ये कंट्रोल करता है। इसी के साथ ही सुप्रीम कमांडर जो होते हैं हमारे जियोन की तरफ देखते हैं और उसे कहता है कि लगता है कि तुम ही वो फ्लैश बाउंड हो, लॉर्ड ने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफें की, उन्होंने कहा कि तुमने अकेले एक ब्लड प्रीस्ट को हराया है, क्या यह ऐसी ही बात है? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारा टैलेंट वाकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुम्हारा जियोन वहां पर सोच रहा होता है कि जिस तरह से ये बंदा मुझसे बात कर रहा है इसका मतलब यह है कि इसे मेरे बारे में नहीं पता, मैं जियोन फैमिली से और मैं इसका ग्रैंडसन हूं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जब यहाँ पर सुप्रीम कमांडर को पता चलेगा कि यह लड़का कितना ज्यादा टैलेंटेड है और ऊपर से यह लड़का उसका ग्रैंडसन है, तो वो यहाँ पर क्या रिएक्शन देंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो हमारे जियोन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि लड़के तो तुम्हें फ्लैश बाउंड कहते हैं, मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफें सुनी है, तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारी तारीफें कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। तुम्हारा फ्लैश बाउंड जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि लगता है कि ग्रैंडपा को उसके बारे में नहीं पता है कि उसकी फैमिली कौन सी और वो कहाँ से आया है। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर लॉर्ड की तरफ देखता है तो फोर्टलेस लॉर्ड भी उसकी तरफ देख रही होती है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि लड़के मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनी है, क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे। तो इसी के
साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर चुपचाप खड़ा होता है। तो सुप्रीम कमांडर से कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो कुछ भी सुना है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कहानियां थी, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम इतने ज्यादा स्पेशल होगे। लेकिन अब जबकि मैं जहां पर तुम्हारे इतने करीब खड़ा हूं तो मैं देखकर काफी हैरान हो रहा हूं कि तुम जहां पर मेरे पोते की उम्र के ही हो, लेकिन इसके बावजूद तुम जहां पर काफी ज्यादा बेहतर लग रहे हो। तुम्हारा जियोन इसी के साथ उनको वहां पर ग्रीट करता है और साथ उन्हें ग्रैंडफादर कह के पुकारता है और कहता है कि मेरा नाम जियोन शिन जियोंग है और मैं डीमन बेन विंग से हूं। तो जैसे वो इतनी बात करता है तो सुप्रीम कमांडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि उसके साथ साथ वहां पर खड़े खड़े मास्टर जिनमा और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और साथ ही ग्रैंडपा जिसे अपने साथ अपना पोता बनाकर लाए वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। थोड़ी देर के लिए वहां पर खामोशी छा जाती है और इसी के साथ ही वहां पर जिनमा कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, और सुप्रीम कमांडर कहता है कि जियोन शिन जियोंग इसका मतलब यह है कि तुम जियोंग फैमिली से हो। और साथ ही उसे कहते हैं अब ये मत कहना कि तुम जहां पर मेरी उस बेटी के बच्चे हो। तो हमारा जियोन कहता है जी ग्रैंडपा, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं अपने ग्रैंडपा से पहली बार मिल रहा हूं। जबकि दूसरी तरफ हमारे कमांडर जिनमा जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि लड़के कि इसका मतलब यह है कि तुम मेरी बहन के बेटे हो, इसका मतलब यह है कि तुम मेरे भांजे हो। और इस बात से हमारा जियोन भी काफी हैरान होता है, क्योंकि हमारे जियोन को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कमांडर जिनमा जो है वो उसके अंकल लगते हैं। तो वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मेरे मामा जी कैसे लग सकते हैं। तुम्हारा जियोन उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे अपनी मैटरनल फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरी माँ ने कभी मुझे फैमिली के बारे में ज्यादा बताया नहीं, मुझे बस इतना पता है कि वो माँ क्लैन से थी। फिर साथ ही वो उनसे कहता है कि अब जबकि हमारी जियोन फैमिली पूरी तरह से फैलन हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पर आप लोगों से अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाना ठीक होगा। तो ये बात सुनते जिनमा कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि जियोंग क्लैन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और सुप्रीम कमांडर भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि यार जियोंग क्लैन पूरी तरह से बर्बाद कैसे हो गया, तो इसका मतलब यह है कि उनकी बेटी भी मर चुकी होगी। हमारा जियोन इस बात से काफी हैरान होता है, क्योंकि वहां पर ग्रैंडपा और उसके अंकल दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि जियोन क्लैन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था कि जियोन क्लैन बर्बाद हो चुका है। सुप्रीम कमांडर थोड़ी देर सोचने के बाद वहां पर फोर्ट्रेस लॉर्ड से कहते हैं कि क्या मैं इस बच्चे के साथ अकेले में प्राइवेट मीटिंग कर सकता हूं। तो इसी के साथ ही फोर्ट्रेस लॉर्ड वहां पर सोच रही होती है कि मैं क्या करूं, और हमारा जियोन आगे बढ़ता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन आप मुझसे प्राइवेट में मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आपकी माँ क्लैन का हिस्सा नहीं हूँ। यानी कि मैं जियोंग क्लैन फैमिली में पैदा हुआ, जियोंग फैमिली पैदा होने के बाद अब मैं यहाँ पर आकर इस रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के डीमन बेन विंग की कंपनी का हिस्सा हूँ। और अगर आप यहाँ पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप एज अ ग्रैंडफादर मुझसे बात नहीं कर सकते, बल्कि आप यहाँ पर सुप्रीम कमांडर के तौर पर मुझसे बात कर सकते हैं। उसी के साथ ही लॉर्ड ज्योतिया वहां पर फ्लैश बाउंड से कहते हैं कि मैं तुम्हारी स्पिरिट को एडमायर करती हूँ, ठीक है तुम जो चाहते हो वही होगा। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर अब दूसरा ग्रैंड चिल्ड्रन जो होता है वो बोल पड़ता है और कहता है कि मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि ये लड़का तुम्हारा डायरेक्ट डिसेंडेंट है, क्योंकि उसे यहाँ पर वो लेकर आए थे ताकि वो उसे अपना सक्सेसर बना सके, लेकिन वो उनका डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है। तो उसे इस बात से दिक्कत होती है। और इसी के साथ ही वो सुप्रीम कमांडर से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि इस लड़के ने यहाँ पर आपकी इंसल्ट किया, इसने यहाँ पर आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, आप इससे प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर मना कर दिया। तो हमारा जियोन जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रहा था और कहता है कि मैंने तो यहाँ पर इतने ज्यादा इंसल्ट नहीं की, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर कुछ ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिया। यहाँ पर लॉर्ड के सामने ये किस तरह से सुप्रीम कमांडर से बात कर रहा है। हमारा जियोन जो होता है उस लड़के से कहता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करता है, किस फैमिली का मेंबर हूँ, किस फैमिली से मैं डायरेक्ट बिलोंग करता हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डीमन बेन विंग से हूँ। डीमन बेन विंग का मैं एक सोल्जर हूँ और मेरे पास यहाँ पर उसका यूनिफॉर्म है। मुझे इस बात से और कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फैमिली नहीं चाहिए, बल्कि मैं फ्लैश बाउंड हूँ डीमन बेन विंग्स का। तो जब हमारा जियोन उसके सामने इतनी बात करता है, इसी के साथ ही वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुप्रीम कमांडर से कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे परमिशन दे, प्लीज मुझे इससे फाइट करनी है, मुझे इससे डूल करने दे। मैं इसके बाद सामने साबित करूंगा कि यहाँ पर डायरेक्ट ब्लड लाइन होने का मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रॉन्गर है, बल्कि मैं इससे ज्यादा बेहतर हूँ और मैं ही यहाँ पर आपका सक्सेसर बनने के लायक हूँ। तो जियोन कहता है कि मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुमसे फाइट है, ना ही तो मुझे यहाँ पर किसी के सामने अपनी कोई बात साबित करनी है। हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए तब मैं यहाँ पर तुमसे डूल करने को तैयार हूँ, ताकि मैं तुम्हें कोई सबक सिखा सकूं। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगा कि मुझे अपनी फैमिली के लिए या फिर अपने दूसरे क्लैन यानी अपनी मैटरनल फैमिली के लिए अपनी वर्थ दिखाने की जरूरत है कि मैं किस काबिल हूँ या फिर मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो सुप्रीम कमांडर बेचारे वहां पर उसकी बातें सुनकर बिल्कुल खामोश होता है, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई दे रहा होता है कि जियोन जो है उस लड़के से ज्यादा बेहतर है जिस लड़के को अपने साथ लेकर आए हैं। तो वो लड़का जो होता है वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और इसी के साथ हमारे जियोन की नजर उसके साथ उसके कमर के साथ बंधे हुए गनलेट्स के ऊपर पड़ती है। तो हमारा जियोन कहता है इसका मतलब यह है कि ये फिस्ट आर्ट्स को यूज करता हुआ, ये पंचेस को यूज करता है। तो अगर यहाँ पर वाकई में मार्क क्लैन की फिस्ट आर्ट को यूज करता है तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, मैं यहाँ पर इसकी फिस्ट आर्ट को देख सकता हूँ। तो इसी के साथ ही लॉर्ड उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आपस में इस तरह से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब जबकि यहाँ पर हम लोग पिछले कई सालों से एक साथ है, सुप्रीम कमांडर के बारे में बात कर रही होती है। तो फ्लैश बाउंड से कहते हैं कि फ्लैश बाउंड तुम यहाँ पर एक बहुत ही कमाल के सबऑर्डिनेट हो जो कि
हमारे रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का फ्यूचर हो, तो मैं यहाँ पर इतनी आसानी से किसी को तुम्हारी इंसल्ट करने नहीं दूंगी। अब यहाँ पर ये बताओ कि क्या तुम इस लड़के के साथ ड्यूल करने को तैयार हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर ड्यूल करना चाहिए और तुम्हें यहाँ पर वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, यानी कि तुम मुझसे यहाँ पर एक ख्वाहिश मांग सकते हो, तुम मुझसे एक चीज मांग सकते हो अगर तुम इस ड्यूल को जीतते हो। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर मैं इस फाइट को जीत जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इससे वो मांग सकता हूँ। तो लॉर्ड जो होती है वहां पर उनसे कहते हैं क्या बताओ यहाँ पर क्या तुम लोग फाइट करोगे, अगर तुम में से जो भी फाइट जीतेगा उससे मैं यहाँ पर उसकी एक विश पूरी करूंगी और उसे यहाँ पर वो चीज दूंगी जो उसे चाहिए। तो हमारा जियोन वहां पर कहता है कि माय लॉर्ड क्या आप मुझे वो दे सकती हैं, तो लॉर्ड उसे कहते हैं कि नहीं तुम्हें वो नहीं मिल सकता, फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम इस फाइट को जीत भी जाते हो तब भी नहीं। मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कमांडर जो कि आप जहां पर सुप्रीम कमांडर से एक एल्डर बनने वाले हैं, अगर वो भी इस वक्त भी मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं उसे वो दे दूं लेकिन मैं उसे भी नहीं दूंगी, इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी वो फिलहाल के लिए नहीं मिल सकता, लेकिन मैं तुम्हें यहां पर अपनी रिनाउंड मार्शल टेक्निक्स में से एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखा दूंगी अगर तुम चाहो तो। जियोन और बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं क्योंकि फोर्ट्रेस लॉर्ड इस वक्त इस राम की सबसे पावरफुल औरत है और उसके पास जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है वो सारी की सारी सुप्रीम लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं। तो इनडायरेक्ट यंग मास्टर जो होता है वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे जहां पर लॉर्ड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स मिलेंगी मैं उन टेक्निक्स को लेकर जहां पर स्ट्रॉन्गर बन सकता हूं। जबकि हमारा जियोन उसके चेहरे के ऊपर लालच को देख रहा था और कहता है देखो तो जरा मुझे लगता है कि इसे माँ फैमिली की बिल्कुल परवाह नहीं है, माँ फैमिली की तरफ से फाइट करने की बजाय या फिर माँ फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए फाइट करने की बजाय जो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के लिए फाइट करने को तैयार हो गया है। तुम्हारा जियोन कहता है ठीक है मुझे करने को तैयार हूं, मुझे यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चाहिए और इसी के साथ ही वहाँ जियोन और वो दोनों वहां पर से बाहर आ जाते हैं। दोनों अब यहाँ पर लॉर्ड के पर्सनल अरीना में होते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते, सिर्फ लॉर्ड ही प्रैक्टिस करने के लिए आती है। तो लॉर्ड उन लोगों से कहते हैं कि तुम दोनों को यहाँ पर अपना कुछ भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, फुल पावर्स के साथ फाइट करो, इस जगह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं ही प्रैक्टिस करती हूँ और इसके हमारे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है। तो दूसरी तरफ से इनडायरेक्ट डिसाइपल जो होता है वो अपने दोनों ग्लव्स पहन लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हूँ, देखना मैं अपने पंचेस के साथ तुम्हारा भरता बना दूंगा। जबकि माँ जियोन साइड के ऊपर अपने ग्रैंडपा और अपने अंकल की तरफ देखता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर माँ फैमिली का हिस्सा नहीं बनना, मेरे लिए डीमन बेन विंग काफी है, इसी यूनिट में रहते हुए अपने आप को एक दिन सुप्रीम कमांडर बनाऊंगा और उसके बाद फ्रूट ऑफ ह्यूमनिटी ट्री मुझे मिल जाएगा और मैं अपनी लाइफ फोर्स को इनहेंस कर सकता हूँ। तुम्हारा जियोन फाइटिंग स्टार्ट करने से पहले वहां पर उसे इशारा करता है और उसे कहता है कि ठीक है आ जाओ। तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरह से इशारा करने की, और वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है, अपने पंच में पावर रिलीज करता है, हमारे जियोन को पंच मारने लगा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो था उस लड़के से फाइट कर रहा था और वो लड़का जो था अपने पंचेस मार रहा था, लेकिन हमारा जियोन उसके पंचेस को अवॉइड किए जा रहा होता है। हमारे जियोन की एक खासियत यह है कि वो जब भी किसी मार्शल आर्ट्स को देखता है तो वो उसको इंप्रूव करके खुद उसे कॉपी कर लेता है। तो अब जबकि वो लड़का जो होता है वहां पर अपनी मार्शल आर्ट खुद ही उसे दिखा रहा है तो हमारे जियोन के पास उसे कॉपी ना करने की कोई वजह नहीं है। तो जब वहां पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो जियोन वहीं पर से अपनी ट्रांसेंडेंस सूत्रा टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, साथ ही साइड के ऊपर हटकर उसके ऊपर अटैक करता है। हालांकि उसके पंचेस के अंदर काफी ज्यादा पावर है, लेकिन जब तक वो हमारे जियोन को हिट नहीं कर पाएगा तब तक उसके पंचेस का कोई फायदा ही नहीं है। तो वो लड़का भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने माइटी पंच को यूज करते हुए बार बार अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करके इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, लेकिन ये बार बार मेरे अटैक्स को अवॉइड कैसे कर रहा है, और साथ ही ये बंदा अपना ब्लेड क्यों नहीं निकाल रहा। तो वो उसे कह भी रहा था कि अपनी तलवार निकालो और फिर अपनी तलवार से मुझसे फाइट करो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्योंकि तुम्हारी फिस्ट टेक्निक बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है, मैं यहाँ पर तुम्हारी फिस्ट टेक्निक को देखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं अपनी तलवार नहीं निकाल रहा, क्योंकि अगर तलवार निकालूंगा तो फिर ये फाइट खत्म हो जाएगी। तो इस बात से वो लड़का काफी गुस्से होता है, पीछे हटने के बाद अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करते बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और इस बार उसके पंच में पहले से ज्यादा पावर होती है। तुम्हारा जियोन उसके पंच की तरफ ही देख रहा होता है, वहीं पर से वो फिर से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और पीछे की तरफ जंप करता है। वहां पर फ्लीटिंग स्टेप को यूज कर रहा था, जब फ्लीटिंग स्टेप को यूज करते पीछे की तरफ बढ़ता है और इसी तरह साथ ही वो लड़का बड़ी तेजी के साथ फिर से आगे बढ़ता है। बाकी के सभी देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं और कहता है कि इस लड़के ने तो यहाँ पर फ्लीटिंग स्टेप टेक्निक को मास्टर कर लिया, जो कि रेडिएंट सी टेक्निक है। हमारा जियोन जो होता है पीछे हटने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारा माइटी पंच वाकई में काफी ज्यादा बेहतर है और मुझे लगता है कि इसको और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ वो अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए उसे कहता है कि मुझे लगता है कि 10 मूव्स काफी रहेंगे, 10 मूव्स के अंदर अंदर मैं यहाँ पर इस टेक्निक को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ। तो इस बात से लड़का काफी हैरान होता है, जबकि ग्रैंडफादर कहते हैं ये हो क्या रहा है, क्या इस लड़के को लगता है कि ये 10 मूव में इस फाइट को जीत पाएगा। जबकि
जिनमाओ से कहते हैं नहीं आप इस बात को गलत समझ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा कि 10 मूव्स में वो फाइट को जीत जाएगा, वो कह रहा है कि 10 मूव्स के अंदर वो यहाँ पर एक नई तरह की मार्शल आर्ट्स क्रिएट कर लेगा, यानी कि वो यहाँ पर एक नई मार्शल आर्ट्स बनाने वाला है। वो भी सिर्फ 10 मूव्स में इस माइटी पंच को पहले से बेहतर बना देगा। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं, स्पेशली ग्रैंडफादर जो होते हैं वो कहते हैं क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है, क्या ये लड़का यहाँ पर सिर्फ 10 मूव्स में एक नई मार्शल आर्ट्स क्रिएट कर सकता है। तुम्हारा जियोन कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मुझे दिखाओ, तुम अपनी पंचिंग टेक्निक के अंदर अपनी फुल पावर्स को रिलीज करो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मूव्स हैं। तुम्हारे 10 मूव्स के अंदर अंदर मुझे इस टेक्निक को सीखना है। तो वो लड़का जो होता है वहां पर अपने पंच के अंदर पावर्स को रिलीज करता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर अपनी पैटल फिस्ट स्टाइल टेक्निक को यूज करने वाला। और वो अपनी पैटल फिस्ट टेक्निक को यूज करता है जिसके अंदर जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। और हमारा जियोन अब यहाँ पर घूर घूर कर उसकी एनर्जी स्रोत की तरफ देख रहा होता है, क्या वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, कहाँ पर जा रही है और पंच के अंदर कैसे वो इंपैक्ट क्रिएट करती है और कैसे यहाँ पर हिट होने वाली है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जिस पैटल फिस्ट टेक्निक के बारे में बताया मुझे लगता है ये पैटल फिस्ट टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन प्लीज यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल मत करो, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बहने दो, मुझे पता है कि तुम इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो। तो इस बात से वो लड़का गुस्सा होते है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंचकर उसे पंच मारने लगा है। जबकि हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ जिसका नाम राइजिंग पावर टेक्निक होता है उसको यूज करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। ना सिर्फ हमारा जियोन वहां पर उसके पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है, साथ साथ हमारा जियोन वहां पर उसकी टेक्निक को पूरी तरह से कॉपी कर रहा होता है। तो मास्टर जिनमा वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर वाकई में वही कर रहा है जो यहाँ पर इसने बाकी टेक्निक्स के साथ किया था। ये उसकी टेक्निक को पूरी तरह से देख रहा है, उसके अटैक्स को ब्लॉक करने के साथ साथ उसके पूरे मूव्स को कॉपी कर रहा है। तो हमारा जियोन वहां पर राइजिंग पावर सेकंड स्ट्राइक को यूज करते हुए अब इसे यहाँ पर पंच मारता है, जिसकी वजह से वो लड़का पीछे की तरफ गिर जाता है। तो मास्टर जिनमा कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर ये कर लिया है, इसने बैटल स्टाइल को पूरी तरह से कॉपी कर लिया और यहाँ पर बहुत ही जल्दी इसको इवॉल्व करने वाला है। और दूसरी तरफ वो लड़का भी काफी हैरान हो रहा था कि ये मेरी टेक्निक को यहाँ पर कॉपी कर रहा है और मेरे पंचेस को यहाँ पर यूज कर रहा है। अब उससे ज्यादा गुस्सा आता है तो उसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और हमारा जियोन कहता है कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर और क्या कुछ कर सकते हो। मुझे इस मूव के बारे में यानी इस टेक्निक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि इसकी फुल लिमिट्स क्या है और उसके अंदर इसकी कमियां उसकी खामियां क्या हैं। तो इसी के साथ जब वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ एक पाम टेक्निक होती है तो वो लड़का अपनी पाम के साथ बार बार हमारे जियोन के ऊपर अटैक करता है। तो जियोन वहीं पर से अपनी थर्ड स्ट्राइक को यूज करता है। वो तीसरा पंच यूज करते हुए जब उसके हाथ के साथ पंच को टकराता है तो वो लड़का पीछे की तरफ हिट होने के बाद गिर जाता है। तो हमारा जियोन वहीं पर से अब नीचे की तरफ झुकता है और अपनी फोर्थ स्ट्राइक को यूज करता है। जब फोर्थ स्ट्राइक को यूज करता है साथ ही मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसकी टेक्निक यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और इसी टेक्निक के साथ जब वहां पर अटैक करता है तो दूसरा लड़का जो होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है और जो देखकर ग्रैंड कमांडर और उसके साथ साथ कमांडर और माई लॉर्ड जो होती हैं वो उन्हें समझ आ जाती है कि ये फाइट यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और वाकई में ऐसा ही होता है, वो लड़का जो होता है अपने घुटने टेक देता है और अब यहाँ पर उठ कर खड़ा नहीं हो पाएगा। और हमारा जियोन उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा है जैसे कि उसे इस फाइट को करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हुई हो। तो मास्टर जिनमा कहता है कि हमने यहाँ पर देखा है इसने हर एक स्ट्राइक के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाया और एंड के ऊपर इसने एक नई टेक्निक बना दी है। और ग्रैंड कमांडर भी वहां पर सोच रहे होता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो बच्चा यानी कि वो फैमिली का डिसेंडेंट जिसको हमने पूरी तरह से छोड़ दिया था वो आज यहाँ पर मेरे सामने खड़ा और वो एक मार्शल सेज बन सकता है जो कि किसी भी मार्शल आर्ट्स को देखकर उसे कॉपी कर सकता है और उसे पहले से बेहतर बना सकता है। तो हमने यहाँ पर अपनी आंखों से एक नई मार्शल आर्ट्स को क्रिएट होते हुए देखा है जो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आया तुम्हारे हाथ से एक नई मार्शल आर्ट्स को क्रिएट होते हुए देखकर। तो लॉर्ड भी उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ये साइड वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। तो जियोन कहता है प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं यहाँ पर आपके सामने जो मैंने टेक्निक परफॉर्म की वो तो बस एक छोटी मोटी टेक्निक थी। तो लॉर्ड उसे कहती है नहीं वो इतनी भी छोटी मोटी टेक्निक नहीं थी। मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चाहे छोटी हो या बड़ी हो लेकिन उस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को बनाना वो भी फाइटिंग के दौरान एक बहुत ही खास बात है। तो क्या तुमने इस टेक्निक को कोई नाम दिया है? तो जियोन कहता है कि मैं इस टेक्निक को इटर्नल रेडियंस फिस्ट का नाम देना चाहता हूं। तो वो कहती है हाँ ये टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है और तुमने नाम भी बहुत ज्यादा अच्छा चूज किया है। मास्टर जिनमा भी आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की डिवाइन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बना ली है। तो वो उनसे कहता है कि सर मैंने तो बस यहाँ पर किसी की टेक्निक को कॉपी किया है, मुझे लगता है कभी भी इस टेक्निक के अंदर काफी सारी खामियां हैं जिनको पूरा करना बाकी है जिनके साथ मैं यहाँ पर और ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ। मैं अभी फिलहाल के लिए डीमन बेन फॉर्मेशन की मदद से इसको यूज कर रहा था। तो कमांडर जिनमा से कहते हैं हाँ क्यों नहीं अभी फिलहाल के लिए तुम सिर्फ व्हाइट रैंक में और मुझे नहीं लगता कि व्हाइट रैंक में कोई तुमसे फाइट करने के लायक बचा है। अभी तो तुम यहाँ पर ब्लू रैंक के पर प्रमोट कर दिए जाओगे वो भी बहुत ही जल्दी, बस तुम्हें कुछ और मिशन को पूरा करना होगा, इसी तरह मेहनत करते रहना होगी। जबकि हमारा जियोन सोच रहा होता है कि मुझे इससे ज्यादा तेज होना पड़ेगा, मेरे पास सिर्फ 5 साल का समय है, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो हमारा जियोन वहीं पर से आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या मैं यहाँ पर क्या करूं? वो खुद आगे बढ़कर उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर ऐसा क्या करूं कि तुम हमें माफ
कर दो और हमारी फैमिली का दोबारा से हिस्सा बन जाओ। और जिनमा भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और वो लड़का भी जिसे वो अपना सक्सेसर बनाकर लाए हैं। तो हमारा जियोन उनकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर वहां पर सोचता है, फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर वायलेट रैंक का एक मास्टर जो कि सारी की सारी कमांडिंग यूनिट्स का कमांडर है, वो यहाँ पर मेरे सामने माफी की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि मुझसे ऐसा क्या करना है जिससे मैं उसे माफ कर दूं। इसका मतलब यह है कि ये बंदा जेन्युइनली मुझसे कह रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए माँ फैमिली के नाम और उसकी पावर को यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर फ्रूट ऑफ ह्यूमनली ट्री चाहिए तो मुझे बस इस बंदे की गद्दी चाहिए और वो मैं वैसे भी हासिल कर सकता हूँ अपनी मेहनत से। तो हमारा जियोन उनकी तरफ देखता और कहता है कि सर, मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा हैवी बर्डन है सवाल का जवाब देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर जो कुछ हो चुका है उसे अनडन किया जा सकता है। आपने मेरी फैमिली को छोड़ दिया, मेरी मदर को छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर डीमन बेन विंग का हिस्सा हूँ, डीमन बेन विंग का एक सोल्जर हूँ और मुझे लगता है कि मेरे लिए यही पहचान काफी है। तो ग्रैंड कमांडर उसे कहता है कि इतनी भी देर नहीं हुई, हम लोग वापिस एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और मैं तुम्हें अपना पोता बना सकता हूँ। आज योन उसे कहता है कि ग्रैंड कमांडर, मेरे पास यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास वैसे भी समय बहुत ज्यादा कम है और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखना चाहता हूँ। अगर आपका पोता यहाँ पर जबरदस्ती मुझसे फाइट करने के लिए नहीं कहता तो मैं कभी ये फाइट करता भी नहीं। मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली ऑनर के लिए कोई फाइट नहीं की, ना ही यहाँ पर आपका पोता या फिर आपका सक्सेसर बनने के लिए फाइट की है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारी लॉर्ड यहाँ पर योन को कौन सी टेक्निक सिखाने वाली है।